एक्सप्लीटिव्स लिखी हुई थी बाकायदा मेरे बारे में, मोइस की लिखा हुआ था बाकायदा। और मुझे एक ये होता क्या, एंड हाउ एवरीबॉडी वाज फैंटेसाइजिंग कि वो मुझे सोडोमाइज करें, कि वो मेरे साथ फोर्सफुली सेक्स करें। पाकिस्तान की माएँ तो बच्चों को पीरियड्स के बारे में भी नहीं बताती। वो तो जिस दिन हो जाते हैं तो फिर उसको 2 चांटे पड़ते हैं और उसको बताया जाता है कल से तुमने कपड़ा इस्तेमाल करना है, पैड्स इस्तेमाल करना है। तो इंटरसेक्स बच्चे को उसकी कंडीशन के बारे में बताना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये टांगों के बीच में क्या है क्या नहीं है, किसने शलवारें उतार के पाकिस्तान में चेक करना है। ख्वाजा सराओं को हमारे माशरे ने, पिदरसरी निज़ाम ने जिनसी मजदूरी का ठेका दिया है कि तुम लोगों ने जिनसी मजदूरी करनी है। तुमने वो मजदूरी करनी है जो मर्द अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकता, जो मर्द अपनी जोजा के साथ, अपनी मनकूहा के साथ नहीं कर सकता, जो रात के अंधेरे पे तुम्हारे मुंह में 5000 का नोट मार के, 1000 के 5 नोट मार के वो तुम्हें उल्टा करके तुम्हारे साथ करे। ये तुम्हारा काम है और तुमने माशरे में तुमने इसी चीज़ का तुमने रोल सर अंजाम देना। तो लाइमलाइट पे आप रहे हैं शुरू से, लेकिन बीच में आप होमोसेक्सुअलिटी को भी तो प्रमोट कर रहे थे, उस पर क्या हुआ अचानक? मैंने कोई 2 लड़के कुछ कर रहे होंगे तो मैंने रेडार फिट किए हुए हैं दुनिया में। अमेरिका ने मेरे लिए मुझे मदद से अपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई सैटेलाइट की हुई है कि जो कि सडनली महरब को दिमाग में शुआएं भेजती है कि फ़लाँ जगह पे 2 लड़के आपस में सेक्स कर रहे हैं, और मैं जूम करके सुपरमैन की तरह उस कमरे के अंदर पहुँचती हूँ, तालियां बजाती हूँ, ये गुड जॉब, और ज़ोर से करो। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको अपोजिट जेंडर के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। एक लड़का आपको कह रहा है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, तो आप बोले नहीं तुम्हारी हम शादी कराएंगे ताकि तुम ठीक हो जाओ। ये उस लड़की के साथ भी जुल्म है, ये उस लड़के के साथ भी जुल्म है। होमोसेक्सुअलिटी को एक बज़ वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको इतना वेपनाइज और एम्पावर कर दिया गया इस टर्म को कि आपका जिसके ऊपर दिल चाहे आप उसके ऊपर ये टर्म लगा के उसको आप रिडिक्यूल कर सकते हो कि ओ ये तो गे है। सम पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑपोजिट सेक्स। स्टॉप फोर्सिंग देम इनटू मैरिजेस। दैट इज क्रूअल एंड दैट इज क्रिमिनल। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसको आप कैसे देखते हैं? पेरेंट्स को देंगे अपने जिस्म की मर्जी, डॉक्टरों को देंगे, किसको देंगे? रियासत को देंगे। आप अपनी जिस्म देंगे रियासत को कि रियासत फैसला करेगी मेरे लिए कि मुझे अपने जिस्म के साथ क्या करना चाहिए, नहीं ये वाली रियासत। बरसगीर के जो मर्द हैं उन्होंने सिर्फ औरत के साथ सोना सीखे, चलना नहीं सीखे, और एक बैलेंस सोसाइटी में आगे बढ़ना शायद बहुत बड़ा गेप है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ स्टेटमेंट के साथ। बरसगीर पाको हिंद शायद वो वाहिद माशरा, अगर वाहिद नहीं है तो बहुत कम माशरों में से वो माशरा है जिसने औरत के साथ बराबरी करते हुए चलना सीखा है। आप हमारी शायरी उठा, कामा सूत्रा कहाँ लिखी गई थी? हमारे यहाँ लिखी गई थी। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी उठा के देखें, अगर शिव इज पावर तो शक्ति इज वॉट? पार्वती। बैलेंस में चलती है। धरती माता है, हमारे यहाँ धरती पिता नहीं है, धरती एक औरत कंसिडर की जाती है। मारिया भी आपके बहुत ज़्यादा आके क्रिटिसाइज करके कहते कि महरब वल्गैरिटी को प्रमोट करिए। मारिया भी को फिर क्या मसला, इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ गया वल्गैरिटी को प्रमोट करिए, चीज़ें करिए? उनके हिडियस डिज़ाइंस जो वो निकाल चुकी हैं, एक दफ़ा उन्होंने विदाउट एनी ब्रा सी थ्रू शर्ट्स के अंदर, मेरे ख्याल से एक फैशन वीक के अंदर एक मॉडल को बाहर भेजा है, हर ब्रेस्ट्स वर कम्प्लीटली विजिबल। वो तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। उस वक्त मारिया भी वल्गैरिटी प्रमोट नहीं कर रही थी। अभी पिछले साल अपनी कैंपेन की खातिर उन लोगों ने एंसेस्ट्रल ग्रेव्स पे, कब्रों पे, मुसलमानों की कब्रों पे मॉडल्स खड़ी करके नचाई हैं। उस वक्त वल्गैरिटी प्रमोट नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन के ऊपर, ख्वाजा सरा के ऊपर होता ही होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इकोनॉमिक प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए कि खातून ज़ाहिर इकोनॉमिकली साउंड नहीं होती, फाइनेंशियली साउंड नहीं होती, या उसके मीन्स नहीं होते। फिर उसी में पेट्रियार्की भी है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। इसमें मर्दों को क्या ऐसी चीज़ है, वो इसे इतने एग्रेसिव, इतने हमारी सोसाइटी का मसला है या पेट्रियार्की का जेन्युइन एक मसला क्या है? एग्रेशन इज कंसिडर्ड मैस्कुलिन। अगर एग्रेशन वाज कंसिडर्ड फेमिनिन तो शायद मर्द करते हुए कतराते। अगर कहा जाता कि गुस्सा करना तो औरत की खिसलत है तो फिर शायद मर्द करते हुए कतराते हैं। हमने गुस्से को एसोसिएट किया है मर्दानगी के साथ, तो मर्दों के पास कोई डिसइंसेंटिव नहीं है गुस्सा ना करने का। गुस्सा ना करने वाला मर्द हमारे यहाँ अच्छा कंसिडर किया जाता है। औरत की दोस्त है, दुश्मन है? वैसे मर्द भी मर्द का दुश्मन है नहीं है। अभी किसी मर्द ने टांगे नहीं काटी आज तक? आपकी बैक बाइटिंग नहीं की किसी दफ्तर में? किसी को बोले इससे ज़्यादा अच्छा काम तो मैं आपको करके दे सकता हूँ और 1 लाख रुपये सस्ते में। मैन ऑल्सो डू दैट। जिनसियत रियासत का मामला नहीं है, किसी के बेडरूम में घुसने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो खान साहब और बुशरा बीबी हों, या वो खान साहब एंड अ मिलियन अदर नेम्स दैट आर इन हाइडिंग राइट नाउ हों, या वो अदर पीपल हो, वो कोई भी हो। माई पॉइंट बेसिकली भी है कि जब आपके फेवरेट सियासी लीडर के साथ ये काम होता है तो आपको एतराज़ात होते हैं, आप कहते हैं कि उनका प्राइवेट मैटर है। लेकिन आप बड़े आराम से किसी दूसरे सियासी लीडर के ऊपर गे होने का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं और रैंडमली लोगों को कह देते हैं कि या तो ये गे हैं या ये गे होने को प्रमोट कर रहे हैं। भाई हाउ डू यू नो? उन्होंने आपके भाई के साथ किया, उन्होंने आपके बाप के साथ किया, हाउ डू यू नो? पाकिस्तान को लिबरल ना होने में या एक रिलीजन को मिसयूज़ करने में एस्टेब्लिशमेंट का कितना बड़ा रोल है? सारा रोल ही एस्टेब्लिशमेंट का। और देखें लिबरल तो एक बहुत
पॉलिटिकल टर्म है, लिबरल के तो हज़ार मतलब और है ना। लिबरल का सबसे पहले फंडामेंटली मतलब ये है कि रियासत मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, और बिकॉज रियासत मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर रही तो फिर रियासत लोगों की ज़िंदगी में भी इंटरफेयर नहीं करेगी। हमारे यहाँ तो हिसाब ही गलत है, हमारे यहाँ कुछ और ही है। मार्केट में रियासत इंटरफेयर करती है रिच को फेवर करने के लिए, और लोगों की ज़िंदगियों में रियासत इतना टेक्निकली इंटरफेयर नहीं करती। तो मैं जब 8th और 9th के अंदर गई थी, और तब बॉयज़ की आपस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती हैं। नाइट फॉल की टर्म आप सुनना शुरू कर देते हो लड़कों के मुंह से कि ये क्या होती है, और आप होते कि ये क्या है। नहीं, मेरे साथ तो ये नहीं होता, ये क्यों होता है। एंड देन दे ऑल टॉक अबाउट मास्टरबेशन, कि जी यूँ मास्टरबेट किया जाता है, और जब आप मास्टरबेट करते हैं तो मास्टरबेशन के रिजल्ट में ये चीज़ निकलती है। एंड यू आर लाइक वेट व्हाट, ये हो क्या रहा है, ये कौन सी दुनिया में होता है, ये किसके साथ होता है। औरत की बॉडी को शेम करना, या 2% की औरत के ना, खलील कमर की आजकल बड़ी वीडियो भी वायरल है। जो हरकतें उसकी थी, जो बातें उसकी थी, सोसाइटी तो रिएक्ट कर रही है। सारा एग्रेसिवली जिस तरह का उसको रिस्पॉन्ड किया, जो वल्गैरिटी या जो एक सक्सेस रिमार्क्स वो पेश करते हैं, उनके हिसाब से तो अब ये नहीं कहना चाहिए उनके साथ अच्छा हुआ है, लेकिन ज़रा बेहतर तो उनकी हरकतें He had it coming. आप जब इतना बड़ा झूठ के सतून पे अपने आप को खड़ा करोगे तो कभी ना कभी तो आप गिरोगे। कि छोटी लड़की के साथ ही क्यों आपको डेट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मर्दानगी ऊपर जाती है। लंबी लड़की को अगर आप डेट करेंगे तो आपकी मर्दानगी अफेक्ट होगी, और पता नहीं क्या क्या क्या। लाइक व्हाट द हेल ब्रो। जेंजी को पर्टिकुलरली एक मसला आइडेंटिटी क्राइसिस का है। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो क्या हैं, वो किस सोसाइटी में रह रही, और वो कंपटीशन के फेज़ में, परसेप्शन के एक फेज़ में, इमेजिनरी एक आइडियल सिचुएशन में रहता है। मैं ये समझती हूँ कि जेंजी वो पहली जनरेशन है जो कि इंट्रिंसिकली एंड ऑर्गेनिकली ग्लोबलाइज्ड है। उन्हें ग्लोबलाइजेशन सीखनी नहीं पड़ी, दे आर वेरी मच ग्लोबलाइज्ड। जो ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लोकलाइजेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये वहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, बिकॉज अब आप इस बात से मुनकिर हो ही नहीं सकते। IMN के एक स्पेशल पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अनलाइक हमारे बाकी वाले पॉडकास्ट, आज वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा पॉडकास्ट होगा। बहुत सीरियस डिस्कशंस नहीं होंगे जो पॉलिटिकली हम करते हैं। आज एक बैलेंस तो मैं नहीं कह सकता, अब सीरियस भी हो सकता है, लेकिन हमारे गेस्ट पे डिपेंड करता है इसको वो सीरियस लेकर चलते हैं या बड़ा एक बैलेंस लाइटर सा होता है। आज हमारे गेस्ट हर एक किसी भी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हुए हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं उनके बारे में, तो आज शायद हमें ज़्यादा बोलने की नीड भी नहीं है, क्योंकि गेस्ट ऑलरेडी पॉपुलर भी हैं। और जब हम बात करें पॉपुलैरिटी की, तो इस ज़माने में जेंजी के अंदर ये हैं पॉपुलर, और उसके अलावा इनका काम जो है ये अपने अंदर ही बैठ के जो एक एग्जांपल सेट किया है अपनी एक कम्युनिटी के अंदर, वो फिर हम आगे जाते हुए उसको डिस्कस करेंगे। मेहरब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। थैंक यू अली, थैंक यू, दैट वाज सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। आप सेकंड टाइम आ रही हैं और आपने टाइम भी दिया है। फर्स्ट टाइम कब आई थी? फर्स्ट टाइम लाइक 4 days ago. Okay. But we were unable to record that program. Yeah, that was for something else. Yeah. So, Mehrab Muiz are on, right? So, do you miss Muiz? No, not much. Not much. I think it was quite tragic. I miss aspects of masculinity. मुझे मर्दानगी की कुछ आसाइशें बहुत याद आती हैं, और मगर वो एक बहुत, जिसे कहते हैं, एक सैड किस्म का या गमगसार किस्म की वो एक मिसिंग नहीं है। इट्स जस्ट लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स कि आपको एक बहुत खूबसूरत जगह पे रहने की आदत होती है, और उसके बाद किसी और बहुत खूबसूरत जगह पे रहते हो, तो सम ब्यूटीफुल थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन अदर दैन दैट आई एक्चुअली डोंट। और आई एम समबडी जिसको ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा रिग्रेट्स नहीं होता है। मुझे लगता है कि चीज़ें होती हैं, थिंग्स हैपन टू यू, यू कांट रियली हैव रिग्रेट्स ओवर दैम। तो मैं रिग्रेट की टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगी, लेकिन रिग्रेट्स के अलावा से मिलता जुलता कोई अगर एक लफ्ज़ दुनिया के अंदर होता तो मैं ये ज़रूर यूज़ करती। मुझे ये लगता है कि मुझे 18 साल की उम्र में ट्रांजिशन कर लेना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव वेटेड ऑल द वे टू माई 30 years of age. Also, I should not have become Moiz, because becoming Moiz was also a medical process. Like, I mean, Muiz कैसे Muiz हुआ? I mean, it was renowned, like, बड़ा ज़बरदस्त वोकल, और हर बंदा जानता है मुइज़। फिर मेहरब उससे भी बोल्ड। कैसे मुइज़ हुआ था वैसे? So I was 2021, और आई थिंक ये वो टाइम था जब इट वाज लाइक माय द पेन, और जितना भी ट्रॉमा मेरे ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए क्रिस्टलाइज हो रहा था, और मेरे पास अपने ही दर्द को और अपनी ही तकलीफ़ को बयान करने के लिए ज़बान भी मौजूद नहीं थी। I lacked the language to express my own pain. और ये ज़माना वो था जब मुझे फाइनली मेरे ख्याल से इस बात का एहसास हो रहा था कि माशरे में मेरे लिए जगह नहीं है।
इस वजह से नहीं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ट्रांसजेंडर टर्म तक तो मैं पहुँची भी नहीं थी। उस टर्म को तो इंटरनलाइज करना तो बहुत दूर की बात है, उसको मैंने अडॉप्ट भी नहीं किया था किसी भी हद तक। लेकिन जस्ट ये कि एक बायोलॉजिकली परफेक्ट मैन और एक बायोलॉजिकली परफेक्ट वुमन की इस माशरे में जो थोड़ी बहुत जगह है, मेरी शायद वो वाली जगह भी नहीं है। मेरी जहानत की जगह है, मेरे हुस्न की जगह है, मेरी रंगत की जगह है, मेरी अंग्रेज़ी की जगह है, मगर मेरी जगह नहीं है, मेरे वजूद की जगह नहीं है। बिकॉज मैन आर मैन, उनके मैस्कुलिन फीचर्स हैं, विमेन आर विमेन, उनके फेमिनिन फीचर्स हैं। एंड टू बी ग्रोइंग अप एज अ पर्सन विद इंटरसेक्स कंडीशंस, जिसको पता भी नहीं है या जिसको बताया नहीं गया, कभी बिठा के कम्युनिकेट नहीं किया गया कि जी दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दिस इज़ व्हाट योर बॉडी इज़ लाइक। तुम्हारे जिस्म में ये चीज़ें नहीं हैं, बाकी लोगों के जिस्म में होती हैं, इसकी वजह से बाकी लोगों के जिस्म में ये तब्दीलियाँ आती हैं, तुम्हारे जिस्म में ये तब्दीलियाँ नहीं आ रही, लेकिन इट इज़ ऑल गुड। चलो अपनी ज़िंदगी आगे गुजारो और देखा जाएगा। तो वो जो एक ब्लैक होल था, एक इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल था मेरे लिए, उस इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल के होने की वजह से और उसके अलावा मैं द वे आई लुक्ड, द वे आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, उसकी वजह से जो मेरे ऊपर ऑपरेशन था ऑफ नॉट बीइंग मैन इनफ, वो बहुत सीवियर था, टू द पॉइंट के आई वेंट थ्रू व्हाट इज़ नोन एज मैस्कुलिनाइजिंग थेरेपी, जिसमें आपको हर 28 दिन के बाद एक बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का टीका लगाया जाता है ताकि आप मर्द बन सकें। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्प्राउटेड अ बियर्ड एंड बॉडी हेयर, और मेरे इधर से बालों की ग्रोथ कम हुई और मेरी बैक पे और चेहरे पे एक्नी निकलना स्टार्ट हुआ। एंड दैट इज़ हाउ आई टर्न्ड इनटू मोइज़ द मैन, कि जी अब इसकी शक्ल मर्दों वाली है, अब इसकी आवाज़ मर्दों वाली है, अब इसकी वॉइस क्रैक हो चुकी है, एट्सेट्रा। तो वो तमाम ऑपरेशन जो पप्पू बच्चा होने की वजह से या छोकरा होने की वजह से आपको उससे पहले फेस करना पड़ता है, वो मुझे उसके बाद इतना फेस नहीं करना पड़ा। सो दैट इज़ वॉट बेसिकली प्रॉम्प्टेड मी टू बिकम दैट। लेकिन 1 year into दैट एंड आई रियलाइज कि इसका ये बायोलॉजिकली भी मेरे लिए फीजेबल नहीं है, साइकोलॉजिकली भी मेरे लिए फीजेबल नहीं है, एंड देन हियर वी आर। ओके, तो वैसे आपके जो पेरेंट्स हैं या वैसे उन्होंने आपको गाइड नहीं किया कि आप फिज़िकली इस तरह एक बॉडी के ट्रांजिशन से जा रही हैं, या आपका जेनेटिकल मैन वुमेन या ट्रांस किसी की तरफ, उन्होंने आपको नहीं बताया कभी? उनको खुद भी नहीं इतना पता था, इंटरसेक्स की तो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती थी उस ज़माने में। किस एज में जाके पता लगा उनको पेरेंट्स को? दिन मेरी इंटरसेक्स कंडीशन के बारे में जी, मेरी कंडीशन के बारे में उन्हें मेरी अम्मी की प्रेगनेंसी के 8th month में पता था। ओके, या एंड एट बर्थ इट वाज कंफर्म्ड, लेकिन डॉक्टर्स की उम्मीद थी कि आगे चल के कुछ बेहतरी आ सकती है, यू नो हाउ इट इज़ गिवन ना, कि होप दी जाती है। एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एट द एज ऑफ 4। एज अ बॉय, राइट? या एज अ बॉय। या मुझे बच्चों के कपड़े पहना के, लड़कों के कपड़े बना के ही भेजा गया था। वो अलग बात है, मेरे यहाँ पे हरकतें बिल्कुल लड़कियों वाली थी, तो मेरा मजाक वो बनाया जाता था, मेरे घर पे मेरी शिकायतें लगाई जाती थी और मुझे घर में बैठा के समझाया जाता था। लेकिन इट वॉज क्वाइट एविडेंट, और मुझे ये सिर्फ इतना बताया हुआ था कि तुमने लड़कों के साथ टॉयलेट यूज़ नहीं करना, यू हैव टू ऑलवेज गो। और मेरे स्कूल में कुछ ना कुछ बताया हुआ होता था कि एक खाला इसके साथ जाएंगी, और अगर बड़ी बहनें हैं तो बहनों को बोला था कि तुम लोगों ने 3rd पीरियड में और 5th पीरियड में जाकर इसको बाथरूम लेके जाना है। और मुझे बड़े होने के बाद भी बताया गया था कि तूने लड़कों के साथ बाथरूम यूज़ नहीं करना। अब मुझे उसकी रीजंस बिल्कुल भी नहीं पता थी कि क्या है, बिकॉज मैंने लड़कों को नंगा नहीं देखा हुआ था। आई ओनली हैड माई रेफरेंस, मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी का रेफरेंस था। अगर मेरे पास किसी दूसरी ब्राह्मणा बॉडी का रेफरेंस होता तो शायद मैं बता सकती थी कि अच्छा ओ दिस इज द पार्ट व्हिच यू आर मिसिंग, ये है वजह, लेकिन मेरे पास वो रेफरेंस भी नहीं था। सो व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू अ बॉयज़ कॉलेज, और एक दफ़ा शाम को मैं हमारे कॉलेज के बाथरूम में गई, जिस पर बाथरूम में कोई भी नहीं होता था, बिकॉज आई हैड टू, मेरी मजबूरी थी। और जब मैंने देखा कि बाथरूम हर 3 क्यूबिकल्स थे और हर क्यूबिकल के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ था और एक्सप्लीटिव्स लिखी हुई थी बाकायदा मेरे बारे में। मुझे नहीं पता मैं अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन बाकायदा कार्टून्स बनाए हुए थे और लिखा हुआ था नाम लेके, ब्लीप आउट कर दीजिएगा लेकिन, ताकि एतराज़ात ना बने लोगों के, लेकिन मोइज़ की गांड लिखा हुआ था बाकायदा। और मुझे ये होता क्या, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड हाउ एवरीबॉडी वाज फैंटेसाइजिंग कि वो मुझे सोडोमाइज़ करें, कि वो मेरे साथ फोर्सफुली एनल सेक्स करें। दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि वो इसलिए शायद मुझे मना किया था ताकि मैं ये ना देख सकूं। मेरे दिमाग में तब भी वो नहीं आया। फिर मुझे हुआ कि अच्छा मुझे मे बी इसलिए मना किया कि अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बाथरूम इस्तेमाल करने तो मेरे साथ ये किया जा सकता है, विच आई थिंक इज़ द लार्जर ट्रूथ। सो उन बेचारों के फोन ने मुझे अपने तरीके से गाइड किया ना। पाकिस्तानी माँ बाप तो, पाकिस्तान की माएँ तो बच्चों को पीरियड्स के बारे में भी नहीं बताती। वो तो जिस दिन हो जाते हैं तो फिर उसको 2 चांटे पड़ते हैं और उसको बताया जाता है कल से तुमने कपड़ा इस्तेमाल करना है, पैड्स इस्तेमाल करना है। तो इंटरसेक्स बच्चे को उसकी कंडीशन के बारे में बताना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑल्सो पेरेंट्स आर नॉट रियली वरीड अबाउट द इंटरसेक्स कंडीशन, दे आर वरीड अबाउट योर जेंडर आइडेंटिटी। मसला उनको उस चीज़ का ज़्यादा होता है, डर उनको उस चीज़ का ज़्यादा होता है कि टांगों के बीच में क्या है क्या नहीं है, किसने शलवारें उतार के पाकिस्तान में चेक करना है। उससे तो हल्का फुल्का आपको बचा ही देंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे में मर्दानगी नहीं है,
अगर वो बोलना शुरू करता है और उसके मुंह से गा की जगह घी निकलता है कि मैं जाऊंगी, मैं आऊंगी, तो टेंशन आपको फिर तब होती है कि ओ डैम, अब क्या होगा, अब इसके साथ किस किस्म का मजाक होगा. सो दे न्यू, आई डिड नॉट नो, आई हैड नो रेफरेंस. तो मैं जब 8th और 9th के अंदर गई थी और तब बॉयज़ की आपस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती हैं. नाइट फॉल की टर्म आप सुनना शुरू कर देते हो लड़कों के मुंह से कि ये क्या होती है, और आप होते कि ये क्या है. मेरे साथ तो ये नहीं होता. ये क्यों होता है. एंड देन दे ऑल टॉक अबाउट मास्टरबेशन, कि जी यूँ मास्टरबेट किया जाता है, जब आप मास्टरबेट करते हैं तो मास्टरबेशन के रिजल्ट में ये चीज़ निकलती है. एंड यू आर लाइक वेट व्हाट, What these guys are talking about? ये हो क्या रहा है, ये कौन सी दुनिया में होता है, ये किसके साथ होता है. एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि आपकी बॉडी में वो चीज़ें नहीं हैं जो बाकी लोगों की बॉडी में, आपकी बॉडी के वो वाले फंक्शंस नहीं हैं. बट द गुड थिंग अबाउट मी ऑल्सो इज़ आई विल ऑल्सो टेक इट एज अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि आई वॉज वेरी सेल्फ एक्सप्लोरेटरी. मैंने खुद ही अपने आप को एक्सप्लोर भी करना शुरू कर दिया, और मैंने लाइब्रेरी से किताबें भी निकाल के पढ़नी शुरू कर दी, और मैंने बायो की किताबें भी निकाल के पढ़नी शुरू कर दी. तो ट्रांस की टर्म भी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, और इंटरसेक्स की टर्म भी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी. और जो हर्मैफ्रोडिटिज्म की टर्म, उस वक्त एक आर्केक टर्म है जो कि अब आउटडेट हो गई है, और उस टर्म को ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट लफ्ज़ है, इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं. तो मुझे उनमें भी अपना जवाब कहीं पे भी नहीं मिल रहा था. सो आई वाज क्वाइट कन्फ्यूज्ड. लेकिन एट द वेरी लीस्ट मेरी एक अच्छी बात ये थी कि इवन दो नो मैटर व्हाट वाज गोइंग ऑन, आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी. थ्रू जो प्यूबर्टी की बाकी लोगों की एज थी, जो कि मेरी तो हुई नहीं, लेकिन मैंने कम से कम, मुझे अपनी बॉडी से घिन नहीं आती थी, मुझे अपनी बॉडी से नफरत नहीं थी. मैं शीशे में देख के खुद को लान तान या कोसती नहीं थी कि वो तुम लड़की नहीं हो या तुम लड़का नहीं हो, ये क्या हो तुम, ब्ला 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 ब्ला. नो, इतना जिस्म के साथ मेरी नफरत नहीं थी कभी भी. वो मेरी अपनी अंदर एक बॉडी के साथ एक बहुत अच्छी, एक बहुत हेल्दी सिक्योरिटी डेवलप हो गई हुई थी कि जी दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ व्हाट माई बॉडी इज़ लाइक, एंड आई लाइक इट. शुमाइला भट्टी फिर कहाँ से आई? मेहरब फ़ाइन, मुईज़ उससे पहले वाला. शुमाइला भट्टी का फिर क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो कब आई और वो कहाँ से आई? क्योंकि बीच में एक फेज़ में यू आर शुमाइला भट्टी, राइट? अच्छा, आई वॉज नेवर शुमाइला भट्टी. शुमाइला भट्टी वॉज अ कैरेक्टर दैट आई वॉज प्लेइंग. और शुमाइला भट्टी कभी पॉपुलर नहीं होनी चाहिए थी. आई फाइंड इट क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि वो पॉपुलर हो गई, और फॉर्चुनेट बिकॉज उससे मुझे सारी शोहरत मिली. लेकिन शी वॉज नेवर सपोज टू बी पॉपुलर. शुमाइला मेरा एक फेसबुक पेज था जो कि ओपन था, और मैंने कभी उसको क्लोज़ करने की जहमत नहीं की, बिकॉज मुझे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वायरल हो जाएगी या कुछ होगा. और उस पर गिने हुए 7 से 17 मेरे कुछ दोस्त थे, और मैं अमेरिका गई हुई थी, और मैं वाशिंगटन डीसी में थी. एंड इफ़ यू एवर बीन टू वाशिंगटन डीसी, इट्स लाइक इस्लामाबाद ऑन स्टेरॉइड्स, एंड आई वाज टेरिबली लोनली ओवर देयर. इट्स वाशिंगटन डीसी को ना फिगर आउट करते हुए आपको कम से कम 1.5 साल 2 साल लग ही जाते हैं. बहरहाल आई वाज इन वाशिंगटन डीसी, और मैं वाशिंगटन डीसी लाहौर से गई थी. उससे पहले आई वाज इन लाहौर फॉर लाइक अ ईयर एंड अ हाफ. सो मुझे लाहौर भी बहुत याद आ रहा था, और मुझे पाकिस्तान भी याद आ रहा था बहुत ज़्यादा. तो मेरी एक कॉमेडिक सी पर्सनालिटी तो है, आई जोक क्वाइट अ लॉट, ह्यूमर इज़ माई डिफेंस मैकेनिज्म. तो मैंने वो एवं ही बनानी शुरू कर दी वीडियोस अपनी स्नैपचैट पे. और मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार ये तुम ना ग्रुप इस पे पेज पे डाला करो, एक पेज बनाओ ताकि हम लोग सारे वहाँ पे देखा करें. स्नैपचैट में किसी का मसला है, किसी का चलता नहीं है, किसी का एंड्रॉयड फ़ोन है. तो मैंने वो तमाम वीडियोस वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे डालनी शुरू कर दी वैसे ही. एंड तीसरे दिन मेरी आँख खुली, और मुझे कोई ख्याल से 5-6 मिस्ड कॉल्स आई हुई थी, और अंबर शमसी उस वक्त डॉन न्यूज़ के साथ होती थी. शी हैड रीच्ड आउट टू मी फॉर अ कमेंट, एंड I went ahead and I opened my Facebook and it was blowing up. Like मेरे ख्याल से तब 100 notifications, super notifications आती भी नहीं थी ना. तो वो 2016 है, that was like 100 plus, and it was, my Facebook had blown up, my videos were viral, they were everywhere, and there were 2-3 groups जिनसे मुझे मेरी female friends ने screenshots लेके भेजी हुई थी कि ये girls groups हैं या ये को ग्रुप्स हैं, इनके अंदर तुम्हारी वीडियोस शेयर हो रही हैं. वहाँ पे नीचे ये 1-2 लड़कियाँ तुम्हारे बारे में ये कमेंट्स कर रही हैं. मैं लड़कियों को जानती भी नहीं थी कि ये कौन है, और लड़कियों ने मेरे बारे में वहाँ पे कमेंट्स की हुई थी कि ओ हम इसको जानती हैं, ये मेरी छोटी बहन का क्लास फेलो है, या मेरे छोटे भाई का क्लास फेलो है, या मेरे कज़न के दोस्त का क्लास फेलो है, और इसकी तो असल में भी हरकतें बिल्कुल ऐसी हैं, हा 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 खुसरा कहीं का. एंड दैट्स व्हेन आई ट्रूली वेंट इनटू अ पैनिक मोड कि व्हाट द हेल, ट्रम्प इज़ प्रेसिडेंट, आई हैव गॉन वायरल on a पाकिस्तानी मुस्लिम पासपोर्ट अभी इन द US. और एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगी. यहाँ पे हुआ यह था कि जिस दिन इलेक्शन था ना, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ था. जिस दिन ट्रम्प का इलेक्शन 2016 का इलेक्शन था, उस दिन देयर वाज अ नॉक एट माई डोर, एंड आई ओपन द डोर एंड देयर वाज 2 white people outside, and they said hi, this is our name and we are from the CIA. एंड दे जस्ट केम इन टू टॉक टू मी. और उन्होंने 2 घंटे की मेरे साथ मुलाकात की, और मैंने उनको काफ़ी चीज़ें भी खिलाई, कॉफ़ी बना के उनको मैंने दी, बट दे वर सेटिस्फाइड कि ये दहशतगर्द तो नहीं है. So they went, but I was panicking quite a lot कि ये क्या हो रहा है. And I know Trump is very transphobic, the Republican Party is quite transphobic, so I was very scared. So Shumaila Bhatti went viral during that. So my first response was, okay, damage control.
गेट ऑन इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा और बहुत सीरियस होकर यूं करके बैठो और इस तरह करके आवाज़ निकालो और बताओ कि जी सब कुछ बराबर है और ये तो बस मैं वहीं पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्रमोट करने के लिए, कुछ भी नहीं है. ऑल ऑफ द इंटेलिजेंट स्टफ दैट हैव सेड अबाउट शमाइला भट्टी एंड द पीपल ने जिससे मतलब निकाला हुआ है कोई लड़कियों के हकूक़ के ऊपर, औरतों के हकूक़ के ऊपर बात हो रही है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट इज़ द पब्लिक्स परसेप्शन. आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर फन. I was just picking up a camera and recording fun videos that I was having fun with. It was my catharsis. It was my Pakistani catharsis. और मेरे दोस्त enjoy कर रहे थे. But it went viral and the Pakistani public drew out its own meaning from that. Which also goes to show कि पाकिस्तान में अगर आपकी दाढ़ी मूंछी है तो आप औरत का किरदार भी अदा करेंगे तब भी लोग आपको चाट के गले से लगाएंगे. लेकिन अगर उनको पता चल गया कि आप हकीकी ख्वाजा सरा हैं तो बस फिर आपकी लान तान शुरू. कितना मुश्किल होता है इस सोसाइटी के अंदर ख्वाजा सरा को मेहरब बन के, आपको कितना चैलेंज लगा? मुईज़ का एक फैक्टर या एक कैरेक्टर या शमाइला भट्टी वाला जो कैरेक्टर का था किसी हद तक तो ठीक है, मेहरब बन के भी चैलेंजेस रहे या मेहरब बन के आपको फिर ना रहे? लेकिन इंटरनल चैलेंजेस नहीं रहे ना. अब तो जो भी चैलेंजेस है वो सारे एक्सटर्नल हैं. हाँ, एक्सटर्नल चैलेंजेस तो इंसान डील भी करता है, अंदर वाला चैलेंज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन हील्ड. लाइक आई थिंक पीपल हु नो मी पर्सनली या जो लोग मुझे 6-7 साल से फॉलो कर रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी में कितना रेडिकल शिफ्ट आया ट्रांजिशन के बाद. आई हैव बिकम सो मच मोर मेलो. मेरे अंदर से वो फजूल का गुस्सा ख़त्म हो गया, कोफ्त ख़त्म हो गई है. सो इंटरनल चैलेंजेस रह गए हैं ना, ख़त्म हो गए हैं ना, बिकॉज आई एम नॉट प्रिटेंडिंग 90% ऑफ द टाइम. पहले तो आई वॉज ऑलवेज प्रिटेंडिंग. काम पे जाओ तो यू आर प्रिटेंडिंग, जॉब का इंटरव्यू दो यू आर प्रिटेंडिंग, वैगन में बैठ के एक शहर दूसरे शहर जाना है यू आर प्रिटेंडिंग. आपने जब सिक्योरिटी चेक बूथ में से गुजरना है और आपको एक मेल ऑफिसर ने चेक करना है, यू आर प्रिटेंडिंग. योर कॉन्स्टेंट लाइफ, अगर कॉन्स्टेंट लाइफ कंसिस्टेंटली अगर आपको थिएटर रोल परफॉर्म करना है तो हाउ आर यू गोइंग टू फील? बाय द टाइम यू गेट टू समवेयर यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड. और मैं सबसे ज़्यादा मेरी तो वर्क परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई थी ट्रांजिशन से पहले. लाइक आई वाज शोइंग अप लेट फॉर वर्क, आई वाज कॉन्स्टेंटली बर्नड आउट. मेरा हर वक्त लीव्स लेने का दिल चाह रहा था बिकॉज आई हैड टू परफॉर्म 9 AM से लेके 5 PM तक और कभी कभार उससे भी ज़्यादा बिकॉज आई हैड अ मैनेजर्स पोजीशन एंड आई वाज बर्नड आउट. बिकॉज आप कितनी कोई एक्टिंग कर लोगे लड़का होने की, कितनी कोई आप एक्टिंग कर लोगे, कहाँ से आप निचोड़ के लाओगे. चलो बचपन में आप कर लेते हो बिकॉज मजबूरी है, आपको समझ नहीं है. ज़रा से बड़े होते हो आप कर लेते हो क्योंकि मजबूरी है. बॉयज़ कॉलेज में और गर्ल्स कॉलेज में जा नहीं सकते हो और उसके अलावा और कोई स्कूल्स मौजूद नहीं है. उससे ज़रा से बड़े होते तो कर लेते हो क्योंकि मजबूरी है, डिग्री भी तो हासिल करनी है. उससे ज़रा से बड़े होते हो फिर दोबारा कर लेते हो कि चलो रिपब्लिकन प्रेसिडेंसी के अंदर मास्टर्स पूरा करना है. उससे ज़रा से बड़े होते हो आगे चल के चलो फिर दोबारा कर लो, चलो शुरू की नौकरी है 1-2 साल. कब तक बहाने जवाब तलाश करते रहेंगे आप अपने लिए? तो कहीं ना कहीं पर तो इट इज़ गोइंग टू गिव इन, कहीं पर द ट्रू यू इज़ गोइंग टू कम आउट. कहीं पर तो आपके अंदर से आपकी जो रूह है उसने चीखना है और उसने बोलना है कि बीबी मेरी बात सुनो, हिसाब तुमने जाके मेरा देना. कल को खुदा ने अगर तुम्हें गले से पकड़ा क़यामत के रोज़ और तुमसे ये वाली बात पूछी कि मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत तुम्हारे अंदर डाल के और तुम्हारे ऊपर आवेज़ा और आश्कार करके तुम्हें इस दुनिया में उतारा था, तुमने उसका कितना कोई हक़ अदा किया? वहाँ पे खड़े होकर तुम माशरे का जवाब पेश करोगी कि वो सोसाइटी बहुत बुरी थी तो इसलिए मैं लड़का होने की एक्टिंग कर रही थी. गॉड डिड नॉट मेक यू अ मैन. गॉड डिड नॉट मेक यू अ मैन. गॉड मेड यू हु यू आर एंड यू नो हु यू आर. आर यू ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ and be this person? And that is the question that I actually landed at. कि कब तक, यानी कि ये किसके लिए सारे के सारे ड्रामे हैं, किसके लिए? And I was lucky because मेरी mental health therapy चल रही थी and I've always been very consistent with my mental health. So my therapist basically once asked me, let's go deep. Who are you afraid of? And you know what the answer was? I was afraid of the guys that I taught tuition back when I was in my early 20s and late teens. एंड दैट्स व्हेन आई आस्क माई सेल्फ द क्वेश्चन कि तुम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले इसलिए नहीं ले रही क्योंकि तुमने लड़के के रूप के अंदर कुछ नौजवान लड़कों को ट्यूशन पढ़ाई हुई है और तुम्हें ये डर है कि उनमें से 3 मेरे पास फेसबुक के ऊपर ऐड हैं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? या तुम डर रही हो अपनी किसी एक खाला या अपने किसी एक रिलेटिव की वजह से हु लिव्स इन अ गॉड फॉरसेकन विलेज, जिनकी अपनी ज़िंदगी मिजरेबल है, जो कि अपनी उनकी मेंटल हेल्थ मिजरेबल है, अच्छी पेरेंटिंग उन्हें नहीं करनी आती, अच्छी जेंडर वैल्यूज़ उनकी नहीं है, अच्छी सोशल वैल्यूज़ उनकी नहीं है. और इज़ दैट योर बेंचमार्क कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे? एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक या आई थिंक आई नीड टू एम्ब्रेस माई ट्रूथ. एंड दैट्स व्हेन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड. इफ़ यू आर नॉट हु यू आर प्रिटेंडिंग टू बी, देन हु आर यू? हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी बात करें, जेनजी को पर्टिकुलरली एक मसला आइडेंटिटी क्राइसिस का है. वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो क्या हैं, वो किस सोसाइटी में रह रही, और वो कंपटीशन के फेज़ में, परसेप्शन के एक फेज़ में, इमेजिनरी एक आइडियल सिचुएशन में रहते हैं. इसको आप कैसे देखते हैं ओवरऑल? जेनजी आज बैठ के एक स्ट्रगलिंग फेज में ना, वो होते कुछ और हैं सोशल मीडिया पे, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है. इवन अपने अंदर की भी वो एक्सेप्टेंस अपनी रियलिटी को करने को तैयार हैं. इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? मैं तो डिसएग्री करूँगी आपकी बात से बिल्कुल. मैं ये समझती हूँ कि जेनजी वो पहली जनरेशन है जो कि इंट्रिंसिकली एंड ऑर्गेनिकली ग्लोबलाइज्ड है.
उन्हें ग्लोबलाइजेशन सीखनी नहीं पड़ी, दे आर वेरी मच ग्लोबलाइज्ड। जो ग्लोबलाइजेशन वर्सेस लोकलाइजेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, बिकॉज अब आप इस बात से मुनकिर हो ही नहीं सकते। और हर जनरेशन के कुछ प्रोज होते हैं और हर जनरेशन के कुछ फ्लॉज होते हैं। और मुझे तो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत पसंद है, तो मैं तो इसको उससे भी लिंक करती हूँ कि आपका नेपच्यून, आपका यूरेनस, आपका प्लूटो ये आसमान के किस हिस्से में थे। और ऑफ कोर्स आजकल की जनरेशन जब पैदा हुई है तो वो एक और डिफरेंट हिस्से में थे हमसे जब हम पैदा हुए हैं। तो एंड फॉर पीपल हु आर क्रिटिकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, गो इन द कमेंट्स और आप लोग अपने रैशनल आर्ग्यूमेंट्स दे दें। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उस वाली चीज़ का भी एक ज़रा सा इन्फ्लुएंस होता है, एंड दे आर क्वाइट आइडियलिस्टिक। लेकिन क्या हम नहीं थे जब हम बड़े हो रहे थे? अली, लेट्स बी रियल, क्या हमारे बारे में ये बातें नहीं की जा रही थी? हम लोग अपने 20s में थे कि ये अपनी माशरी इक़दार भूल चुके हैं, और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमसे जो ऊपर वाले हैं, क्या है वो, जेन एक्स हैं, जेन एक्सर्स। जेन एक्सर्स भी जब बड़े हो रहे थे उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि जी अब तो फ़ोन आ गया था। वो PTCL के फ़ोन आए थे ना, कि फ़ोन आया तो फ़ोन से बच्चे ख़राब हो गए हैं। उनसे पहले वालों के बारे में भी यही कहा जा रहा था। तो मेरे ख्याल से हर नई जनरेशन जब 30s को पहुंचती है तो उसको एहसास होता है कि वी आर नॉट द कूलेस्ट एनी मोर। अब हमसे नीचे वाले ज़रा ज़्यादा कूल हैं हमसे, और उसके बाद उनको थोड़ी सी जेलसी महसूस होती है। सो आप, हमें लगता है हमें जेलसी हो रही है जेंजी से, जिसकी मुझे तो बिल्कुल भी जेलसी नहीं होती। जेलसी होनी मुझे तो चाहिए। जेंजी बहुत लाइट एंड प्यारे नोट में लगते ये हैं। कह रहा हूँ, लाइट एंड नोट के अंदर जेंजी के डिफरेंसेस की मैं नहीं बताता कि सोशल क्या है, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और इमेजिनेटिव वो एक अप्रोच को लेके वो चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। मुझे जो गैप नज़र आता है जेंजी के अंदर, एंड आई विल से दिस एज एन एम्प्लॉयर, बिकॉज मेरा काफ़ी ज़्यादा जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो जेंजी रह चुके हैं, एंड आई लाइक मैंने जेंजी को यहाँ से यहाँ लिफ्ट भी किया हुआ है, और मेरे कुछ जेंजी फेलियर्स भी रह चुके हैं। मुझे लगता है जेंजी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दे आर टेरेबल विद पेन एंड पेपर। उनको कागज़ के ऊपर एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं उतारनी आती। क्रिएटिविटी के हवाले से दे आर अमेजिंग, न्यू आइडियाज़ के हवाले से दे आर अमेजिंग, मगर वो कागज़ पे चीज़ नहीं उतार सकते। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर अनएबल टू डिसाइफर, मेक पैटर्न्स एंड पुट स्ट्रैटेजीज डाउन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे आप बिठा देना किसी जेंजी वाले को, वो जमाइयाँ लेना शुरू कर देगा 2 मिनट में, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा बिल्कुल। सो आई थिंक यहाँ पे आके एक ज़रा सा गैप आता है थोड़ा सा जेंजी को लेकर। जेंजी वाली बात में नीचे करने वाला था, लेकिन अब ऊपर आ गए तो चलो डिस्कशन होगी। बट हम ट्रांस वाली सिचुएशन से ही आगे जाएंगे। जितने भी एक गुरु का कॉन्सेप्ट होता है ट्रांस के अंदर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है, अभी हमारे GB के अंदर बात करें, नॉर्थ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनको नहीं पता गुरु का क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो कोई स्लेवरी है या हर ट्रांस ने जाके ही ज्वाइन करना होता है, या क्या कॉन्टेक्स्ट है? वैसे इसको आप कह सकते हैं हिस्टोरिकली बताऊँ आपको, हिस्टोरिकली भी और प्रैक्टिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या होता है? सो हिस्टोरिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान इज़ प्रेडोमिनेटली अ वेरी सूफ़ी प्लेस। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का स्प्रेड हैज़ आल्सो बीन वेरी सूफ़ी। ये तमाम चीज़ें चेंज होती हैं कॉलोनाइजेशन के बाद, जब जो सूफ़ी श्राइन्स थी उनको ब्रिटिश कलोनियल सिस्टम ने को-ऑप्ट किया वक्फ बोर्ड्स के ज़रिए, क्योंकि कलोनियल जो श्राइन्स थी, श्राइन्स आर आल्सो द प्लेसेस ऑफ रेजिस्टेंस टू द कलोनियल एम्पायर। और उसके बाद सक्सेसफुली हमारे पास जो इस्लामिक मूवमेंट्स चली लेट 1800s और अर्ली 1900s के अंदर, वो ब्रिटिश कलोनियल मिशनरीज़ के ख़िलाफ़ थी, वो उनके रिस्पॉन्स में थी। उन्होंने देखा कि ओ ये तो आ रहे हैं गोरे और ये आके अपनी क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से डर के, इंस्पायर होके वही तरीका अडॉप्ट करके मॉडर्न मुस्लिम मूवमेंट्स चली। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर पॉसिबली द इस्माइली स्ट्रीक ऑफ इस्लाम विच वॉज, जिसने मॉडर्निटी को ज़रूर अडॉप्ट किया है, लेकिन उसने क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी को अडॉप्ट नहीं किया, वो उस रूट के ज़रिए नहीं आया। उनकी मॉडर्नाइजेशन वॉज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। बाकी इस्लामिस्ट्स ने यह किया कि उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया ख़ुद को मेथडोलॉजी में, सिर्फ प्रोसलिटाइजिंग की, तबलीग व इशात की। बाकी जो चीज़ें मॉडर्निटी के साथ लिंक्ड थी उन्होंने उसको होली सोली रिजेक्ट किया। तो एक बड़ा यूनिक फिनोमेना था इस्लामिक मूवमेंट्स का। इससे मिलती जुलती मिसाल आपको जो मिलती है वो अभी क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स की मिलेगी, जिन्होंने मॉडर्न सोशल वैल्यूज़ की रिजेक्शन के लिए मॉडर्न प्रोसलिटाइजिंग और इशात के मेथड्स को अडॉप्ट किया। सो श्राइन्स हमारे पास डिक्लाइन के अंदर जाती गई, लेकिन उससे पहले, कॉलोनाइजेशन से पहले, श्राइन्स और श्राइन्स से रिलेटेड जो सूफ़ी कॉन्सेप्ट्स थे वो काफ़ी आम थे, वो कल्चर के अंदर मौजूद थे। उस्ताद को गुरु माना जाता था कि आप कोई भी चीज़ को, श्राइन के अलावा भी, श्राइन से तो आया ना, क्योंकि मुर्शिद और मुरीद वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेसिकली, कि आप किसी से सीखते हो, आप खुदा से इश्क भी किसी से सीखते हो। इश्क मौला जो है वो भी आप कहीं से सीखोगे, वो आएगा आपको। आप परवीन याद आ गई आपकी इस बात से। तो कुछ को तो फिर नूर मिला हुआ है ना खुदा की जानिब से, वो तो हम उससे तो
मुनकर अगर चलें, कुछ मुसलमान अगर होना चाहें तो वो होना चाहे, मैं वो वाली बात जाना ही नहीं चाहती उस तरफ। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप किसी की शागिर्दी में रहेंगे। तो आप शागिर्दी में रहते थे। मिरासियों को भी मिरासी मीरास की वजह से कहा जाता था कि एक ख़ानदान की मीरास है, कि आप एवं ही कवाल नहीं बन जाते, आपने उस मीरास में रचना बसना होता है। आप फ़लसफ़ा एवं ही नहीं सीख जाते, आपको एक फ़लसफ़ी के साथ रचना बसना है, आपको उसकी शागिर्दी के अंदर रहना है। अगर आप पुराने ज़माने के प्री कॉलोनियल मदरसों का करिकुलम उठा के देखें तो आप यू विल बी ब्लोन अवे कि इस्लाम के जो मदरसे थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर उस वक्त जो साउथ एशिया था, वो व्हाट वाओ, पहला साल उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आप कभी भी सारा कुछ नहीं सीख सकते, और यही इंसानियत है। आपने रचना बसना होता है, आपने अपने एक मुर्शिद के साथ, आप उसके साथ होते हो। ख्वाजा सराओं में भी यही कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि आप क्योंकि मर्द नहीं हो और आप औरत नहीं हो, और इस माशरे ने आपको एक तीसरी जिन्स की कैटेगरी आपके लिए क्रिएट की हुई है। वो कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है इस पर तो हज़ारों डिबेट्स हो सकती हैं, मगर माशरे का रूल ये है कि उसके अंदर एक तीसरी जिन्स की कैटेगरी मौजूद है, और इस कैटेगरी की वजह से आप जंगजू भी बन सकते हो, वज़ीर भी बन सकते हो, इस्लाम की इताअत व शात भी कर सकते हो, थिएटर भी कर सकते हो, स्ट्रीट थिएटर, पैगामात लेके जाना, माशरे के अंग उसको उसके ज़रिए परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों को वाली चीज़ परफॉर्म करना। मगर ये एवं ही आपको नहीं आएगा सारा कुछ। मर्द को भी मर्दानगी सीखने के लिए उस ज़माने में जैसे भेजा जाता था कि जाओ किसी सिपा सालार के साथ जाओ, औरतों को भी जनानगी सीखने के लिए किसी के साथ लगाया जाता। तो इस तरह आपको भी ख्वाजा सरायत सीखने के लिए किसी के साथ लगना होगा, और जिसके साथ आप लगेंगे वो आपकी गुरु होगी, वो गुरु आपको सिखाएगी बहुत सी चीज़ें। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल गुरु का ये था, क्योंकि गुरु जो थी, शी इज़ द कस्टोडियन ऑफ द ख्वाजा सरा कल्चर। और ख्वाजा सरा कल्चर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि ख्वाजा सरा कल्चर फिर है क्या। ख्वाजा सरा कल्चर वॉज कंसिडर्ड अ ब्रिज बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ख्वाजा सरा कल्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि उसके पास मर्दों की भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसको मर्दों से पर्दे की इजाज़त नहीं है, हुक्म नहीं है, इजाज़त सॉरी नहीं, हुक्म नहीं है। और औरतों से पर्दे का, तो औरतों को तो उससे पर्दे का हुक्म है ही नहीं, ये बात तो वाज़ेह है सब पे। बिल्कुल। तो शी कैन गो बोथ प्लेसेस, वो मर्दों के हुजरे में भी जा सकती है, और वो औरतों की बैठक में भी जा सकती है, वो औरतों की प्राइवेट अफेयर्स में भी जा सकती है। अब इतनी बड़ी चीज़ जब आपको एक जेंडर सेग्रीगेटेड माशरे के अंदर इतनी बड़ी पावर आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक सर्टन मॉरल डिक्टम होना चाहिए, क्योंकि पावर कैन नॉट बी गिवन टू समबडी विदाउट मोरालिटी। एक मोरालिटी होती है ख्वाजा सरा होने की, कि पर्दा आपने कैसे डालना है और कैसे सीखना है आपने, और किन किन चीज़ों को आपने राज के अंदर रखना है। हो सकता है कि आपकी एक बेगम हो, आप बादशाह हैं, आपकी दो बेगमात हैं, उन दोनों बेगमात की मैं भी खिदमत करती हूँ, मेरे चेले भी खिदमत करते हैं, बिकॉज हम वज़ीर ज़ादी हैं, हम वो वाली ख्वाजा सराएँ हैं जिनको बादशाह के दरबार में रखा जाता है। अब मुझे पता चल रहा है कि आपकी और आपकी दोनों बेगमात की आपस में नाचाकी चल रही है, और दोनों बेगमात की आपस में भी नाचाकी चल रही है। कैन आई गॉसिप अबाउट इट? ये तो बहुत बड़ी पावर है, मेरे पास तो बादशाह की और दो मलकाओं की नॉलेज है, आई कैन गॉसिप अबाउट इट। लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कलोनियल एरा से लेके प्री कलोनियल एरा पे जाएं, डॉक्यूमेंटेड है सारी साउथ एशिया की। एक ख्वाजा सरा वज़ीर ने एक बात लीक की हो आज तक, कोई नक्शा लीक किया हो, कुछ पता चला हो हमें कि फ़लाँ मलका की ये वाली बात हमें इसलिए पता चली है बिकॉज उसकी ख्वाजा सरा दरबार ने ये वाली बात लीक की थी? नेवर। सो ख्वाजा सरा का रोल था सीक्रेट कीपिंग, गार्डिंग सीक्रेट्स, पर्दा डालना, इसको पर्दा डालना आता है। तो इसलिए आपका किसी गुरु के साथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप तैश के अंदर आएंगी और आप गॉसिपिंग शुरू कर देंगी। सो दैट इज़ वाई अ गुरु वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, शी टॉट यू द वेज़। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमारी दरबारी ख्वाजा सरा थे, जो वज़ीर ज़ादियाँ थीं और बादशाह ज़ादियाँ थीं, वो एक ख़ास ज़बान में बात करती थी, उसको फ़ारसी चांद कहा जाता था। लोगों को कहते थे कि ये फ़ारसी है, हालांकि वो फ़ारसी नहीं थी, वो हमारी अपनी सीक्रेट लैंग्वेज है, वो आज भी ख्वाजा सराओं को आती है, अब तो बहुत से लड़कों को भी आ गई है। मैं पूछने वाला था कि ख्वाजा सरा की लैंग्वेज कौन सी है? तो उसको हम फ़ारसी चांद कहते हैं। फ़ारसी चांद, हाँ। ये सिर्फ साउथ एशियन, फॉर एग्जाम्पल वो देखिए, एक लड़का बैठा हुआ है ना हमारे स्टूडियो के अंदर इस वक्त, तो अगर आप ख्वाजा सरा है ना, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो लड़का देखो जो बैठा हुआ है, तो बोलूँगी, मैं आपको बेसिकली बोलूँगी चाम ओनू, ओनू चाम, ओजे को चाम, टूलना ठिबावे उधर, ये है। तो वो कोड वर्ड्स हैं हमारे सारे के सारे, हमारी कोड एक सीक्रेट लैंग्वेज है, और हम ये सिर्फ ख्वाजा सराओं को सिखाई जाती थी। द पॉइंट बेसिकली वॉज कि आपस में अगर तुम लोगों ने बात करनी है करो, और किसी को समझना है कि तुम लोग बेसिकली बात क्या कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई गुरु वॉज इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, तो क्या बादशाह, क्या मतलब, यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, आज की ख्वाजा सराओं की आप हालत देख लें। हमारा लिटरेसी रेट है 39%। आई डाउट 39 भी शायद ना हो, जिस तरह के पाकिस्तान के हमें बात जो यूनिसेफ ने रिकॉर्ड किया है वो 39% है पाकिस्तान की, राइट? पाकिस्तान का। इट इज़ लोअर देन वुमेन। पाकिस्तान की औरत ख्वाजा सरा से ज़्यादा तालीम याफ्ता है।
तो अब इसमें क्या गुरु कल्चर बन गया और क्या वो रह गया? तो अब ज़ाहिर है इसके अंदर जिस चीज़ को मॉडर्न डे स्लेवरी कहते हैं उसके आंसर आपको कुछ जगहों पे दिखाई देंगे। वो तो बहुत से पेरेंट्स भी अपने बच्चे बेचते हैं, राइट? तो वो वाली बात है ना, गुड पेरेंट्स, बैड पेरेंट्स, न्यूट्रल पेरेंट्स एग्जिस्ट, गुड ख्वाजा सरा गुरुज, बैड गुरुज, न्यूट्रल गुरुज एग्जिस्ट। तो वो जिस किस्म की आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल होगी वैसे ही आपकी सोशियो पोलिटिकल सिचुएशंस डेवलप होंगी। सो ख्वाजा सरा अपने आप को कहने के लिए आपके गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब एक आज़ाद धड़ा भी आ चुका है। आज़ाद धड़ा कहता है कि गुरु की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके अंदर भी गुरु हैं। तो ये जो चल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अली राइट नाउ हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कस्प पे हैं सिविलाइजेशन के, जहाँ पे ख्वाजा सरा कल्चर इवॉल्व कर रहा है। ख्वाजा सरा कल्चर के अंदर भी अब जिद्दत आ रही है, इनोवेशन आ रही है। अब ये इनोवेशन कितनी जाएगी आगे? क्या इसके अंदर कल्चर खुद ही ख़त्म हो जाएगा या इनोवेट होगा? लेट्स सी। ये जो गुरु वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ साउथ एशिया में या यूरोप में, वेस्ट में, उनमें क्या है? वहाँ पे जो अगर ट्रांस है तो उनकी क्या कम्युनिटीज़ है? वहाँ हर जगह के अपने कल्चर्स हैं, लेकिन हमें सिमिलैरिटीज़ नज़र तो आती हैं। अच्छा, हमें नज़र आता है कि ब्लैक ट्रांस कल्चर जो अमेरिका के अंदर मौजूद है उसमें भी हाउसेस का सिस्टम होता है। द हाउस ऑफ एडवर्ड्स, द हाउस ऑफ दिस, द हाउस ऑफ दैट। उसके अंदर एक मदर होती है, उस मदर की डॉटर्स होती हैं। ये हमें नज़र तो आता है। उसी की इंस्पिरेशन में हमें यूरोप के अंदर भी काफ़ी सिस्टम्स नज़र आते हैं। हमें नज़र आता है कि जो फीजी आइलैंड्स और पैसिफिक आइलैंड्स हैं वहाँ पे सिस्टरहुड्स होती हैं, और वो प्री कॉलोनियल टाइम से चलती आ रही हैं। तो कुछ तो है शायद हमारी रगों के अंदर, रविश के अंदर। आपकी गुरु कौन थी? बिंदिया राणा थी, नहीं है, जिंदा है वो। सॉरी लेकिन आपकी गुरु बिंदिया राणा है? जी बिल्कुल। ओके। जिनको मादर ख्वाजा सरा कहा जाता है। और ये भी होता है कि एक बार अगर कोई ख्वाजा सरा जाके किसी गुरु के पास जाते हैं तो उसको कभी नहीं छोड़ सकते, ऐसा भी है? या उनको एग्जिट करके नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अब देखिए ख्वाजा सरायत इज़ नॉट वन सिस्टम। याद रखें कि ख्वाजा, हम लोग भी प्री कॉलोनियल टाइम्स में हमेशा लोगों को याद कराती हूँ कि वी वर नॉट अ साउथ एशिया, वी वर नॉट वन इंडिया। हमारे यहाँ रीजनल डिविजन्स थी ज़बानों की बुनियाद पे। तो एक पश्तून ख्वाजा सराओं का अपना सिस्टम था, पंजाबी ख्वाजा सराओं का अपना सिस्टम, जो भी कल्चरल उनके, सिंधी ख्वाजा सराओं का अपना एक सिस्टम था। उसको धड़ा कहा जाता है। धड़ा, क्या आप किस धड़े से बिलोंग करते हैं? मैं ख्वाजा सरा हूँ सिंधियों में, मैं सिंधी धड़े के अंदर ख्वाजा सरा हूँ, विच इज़ द ओल्डेस्ट। और सिंधी ख्वाजा सराओं के अंदर 3 हाउसेज हैं, 3 ख़ानदान हैं, नागुरु, बादशाहज़ादी और वज़ीरज़ादी। और उसमें सबसे पुराने नागुरु हैं। नागुरु क्या होते थे? बादशाह और वजीर तो नाम से समझ आ गया, वो जो बैठ के जो एक एलीट, जो हिस्ट्री आपने अभी बताई, तो नागुरुज वर द इंडिजिनस वंस। नागुरुज वर द वंस जो कि इस्लाम से भी पहले के यहाँ पे मौजूद है। मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू अगर हम कहते हैं कि इस्लाम आया था, अगर इस्लाम नहीं भी आया मोहम्मद बिन कासिम के जरिए, तो मोहम्मद बिन कासिम के जरिए इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी की ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट ज़रूर आई थी। तो उसके बाद क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के साथ सऊदी अरब से बेसिकली आगाजात आए थे, जिनकी जिम्मेदारी हुआ, हु यूज्ड टू बी, अंग्रेज़ी के अंदर हम उन्हें कहते हैं यूनिक्स, लेकिन हमारी ज़बान से ख्वाजा सराई कहेंगे। तो वो बेसिकली खाना काबा की सफाई के लिए जो ख्वाजा सरा थे वो उनके साथ कुछ यहाँ पे भी 2-4 आए थे। हमें हमारे गुरुओं ने ये बताया, हमारा ओरल ट्रेडिशन बेसिकली ये कहता है। अब वो आए थे और वो यहाँ पे रुके थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मोहम्मद बिन कासिम वेंट बैक, ही वॉज किल्ड बाय हजाज बिन यूसुफ एंड ब्ला 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 व्हाटएवर हैपेंड। और हुआ ये, हमारे गुरु हमें ये कहानी सुनाते हैं और हमारे गुरुओं को उनके गुरुओं ने सुनाई है, और ये ट्रेडिशन है, ये इट हैज़ टू बी कैरीड फॉरवर्ड। ये हमें सिखाया जाता है ख्वाजा सराओं को कि ओरल ट्रेडिशन जो आपको आपके गुरु ने दिया वो आपने नीचे पास ऑन करना है आगे। तो मुझे ये बताया गया था। तो हुआ ये तक सिंध के अंदर एक वक्त आया था, कहत साली पड़ गई थी और बारिशें बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो नागुरुओं से किसी नागुरुओं ने बेसिकली बोला कि हमारी दुआएं भी अब काम नहीं कर रही। उन्हें किसी ने बोला कि वो जो आया था बंदा, उसके साथ कुछ ख्वाजा सरा आए थे, तो उनके पास हमें जाना चाहिए कि हम उनसे कहें कि तुम ज़रा हमारे लिए दुआ करो। तो वो उनके पास गए कि आप हमारे लिए दुआ करें, आप इधर बैठे हुए हैं, आपका बादशाह तो चला गया, लेकिन आप हमारे लिए दुआ करें क्योंकि हमारे यहाँ कहत साली होगी, खाना बिल्कुल ख़त्म होने को है। तो उन्होंने बोला क्या दुआ करें? तो उनको कहा कि आप ये दुआ करें कि जी बारिश हो जाए। तो उन्होंने बोला चले जी हम दुआ करते हैं। उन्होंने दुआ की कि बारिश हो जाए। तो जी कुछ घंटे के बाद बारिश शुरू हो गई। तो सारे बहुत खुश हुए, मेला लगा, जश्न हुआ, मगर बारिश रुकी नहीं और होती गई। अच्छा। और होती गई, और इतनी होगी कि लोगों को ये डर लग गया कि फसल रुकने वाली है। तो दोबारा नागुरुओं ने ये बात बोला कि हमें दोबारा उनके पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप दुआ करें कि बारिश थम जाए या सिर्फ उतनी बारिश हो जितनी में हमारी बेहतरी है। तो फिर उनसे वो दुआ करवाई गई और बारिश थम गई। तो उसके बाद नागुरुओं ने ये प्रोपोजिशन दिया वहाँ की जो इंडिजिनस लोगों को कि नाउ दीज आर वन ऑफ अस, हम इनकी ताकत तस्लीम करते हैं, इनके पास खुदा तक का कनेक्शन है एंड ऑल वट एवर, यू नो, वो जो माइथोलॉजी बेसिकली गोज दैट वे। और उनको इंक्लूड कर लिया गया। और उसके बाद हमारे पास फिर एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ बादशाहज़ादी का और वज़ीरज़ादी का, कि वो वाले जो ख्वाजा सरा थे वो बादशाह के हो गए। उस वक्त की जो रूलिंग सिंध का बादशाह था,
तालपुरों के थे बेसिकली। तालपुरों के पास वो चले गए और उन्होंने फिर वहाँ पे बादशाह की खिदमत के जो खिदमत गुजार ख्वाजा सरा होते हैं वो बादशाह ज़ादी और वज़ीर ज़ादियाँ होती हैं, वो उन्होंने अपने ट्रेडिशन के अंदर बेसिकली स्टार्ट किया, जिसके अंदर आपको कहते हैं कि थोड़ा बहुत पर्शियन यूनिक्स का और अरब यूनिक्स का आपको कल्चर मिलता है। ना गुरुज वर इंडिजिनस, देवर लाइक हम इनकी ताकत भी मानते हैं, ये जो नई वैल्यूज़ लेकर आ रहे हैं हम इनको भी मानते हैं भाई, लेकिन हमारा तरीका है इंडिजिनस अपनी ही तरीके से। एंड हम बागी हैं, हम बादशाह की इज़्ज़त ज़रूर करते हैं मगर हम उसकी बादशाहत तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हमारा बादशाह एक और वो मौला है। सो दैट इज़ द नागुरू ट्रेडिशन, सो विच इज़ व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट इट, जनरली बट यू गेट माई जस्ट वेयर आई एम गोइंग। ये जो जनरली हमारे यहाँ लाल अलम उठाया जाता है, काला नहीं। कोई नहीं, हम कभी आप जो अच्छी बात करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे तो वी वुड लव टू लिसन, हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगे, इसीलिए हम बिल्कुल खामोशी से सुन रहे थे। आपको भी कहते हैं कि आप एलीट ख्वाजा सरा हैं, ठीक है, आप पहले मुर्रत मार्च में बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं लेकिन लास्ट आप नज़र नहीं आई, तो क्या अपना भी कोई सिस्टम बनाया क्या है? वैसे मुर्रत मार्च में आप क्यों एक्टिव नहीं है अभी? बागी हो गई, क्या हुआ वैसे? मैं हाँ, ये किसने कहा है आपको? ये देखे ना हमने भी थोड़ा आगे पीछे देखा है, तो कोई बहुत आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल रही अब है। बताएं वैसे क्या हुआ? अच्छा, वैसे मुर्रत मार्च तो ज़ाहिर है ख्वाजा सराओं का एक ज़ाहिर औरत मार्च जैसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मुर्रत मार्च का शायद ना पता हो, आप खुद एक्सप्लेन कर लें। औरत मार्च जैसे कहते हैं यहाँ पे, उसी तरह ख्वाजा सरा का जो एक मार्च होता है मुर्रत मार्च, लेकिन अभी थोड़ा सा आप एलीट हो गए हैं तो बागी हो गई है, क्या हुआ वैसे? नहीं, मैं एलीट तो हमेशा से थी, लेकिन मैं पैसे के हिसाब से एलीट नहीं हूँ, मैं सोशली एलीट हूँ। और मैं ये वाली बात हमेशा कहती हूँ कि आई थिंक आई एम मोर ट्रांस क्लास दैन आई एम ट्रांसजेंडर, क्योंकि मैं बहुत आराम से कहीं पे भी किसी भी क्लास के अंदर सेट हो जाती हूँ, बहुत आराम से। एंड आई थिंक उसकी वजह यह है कि मुझे ऑटिज़म है, मुझे एस्पर्जर्स है, सो आई एम एबल टू पिक अप पैटर्न्स एंड लर्न दैम वेरी वेल। और मुझे सोशल क्यूज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो मेरी उम्र जब 33 साल की हो चुकी है तो मैंने ज़िंदगी में सर्वाइव ही ऐसे किया कि मेरे दिमाग ने सोशल क्यूज़ को अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके, एल्गोरिदम्स बना के मेरे दिमाग में फीड किया हुआ है कि तुमने इस तरह से इस जगह पे जाकर तुमने बेसिकली ऑपरेट करना है। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। मैं सारी उम्र स्कॉलरशिप से पढ़ी हूँ। मेरी आखिरी फ़ीस जो वालिदैन ने अदा की थी वो 5वीं जमात की थी। माशाल्लाह। 7वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक मेरी फ़ीस 150 रुपया थी, क्योंकि मैंने एंट्रेंस टेस्ट टॉप किया था, मैं स्कॉलरशिप पे थी। मेडिकल कॉलेज में मेरी फ़ीस माफ़ थी, क्योंकि मैंने एंट्रेंस MD कैट में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी मेरे सेंटर से, मुझे बल्कि और पैसे ऊपर मिलते भी थे, चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड से। मास्टर्स मैंने फुल ब्राइट पे किया तो मुझे जेब खर्ची मिलती थी। सो इतना मुझे बचपन से पता था कि वी डू नॉट हैव मनी फॉर माई एजुकेशन। वो सारी बहनों की तालीम पे खर्च हो चुकी हुई अब तक, सबको प्राइवेट पढ़ाया गया क्योंकि। तो आई जस्ट वर्कड वेरी हार्ड। और जब मैं मेडिकल कॉलेज मेरा स्टार्ट हुआ तो मैंने प्राइवेट जॉब भी शुरू कर ली। तो मैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अपने मेडिकल कॉलेज होती थी, 2:30 बजे से 6 बजे तक, 6:30 तक मैं नौकरी करती थी, और फिर वहाँ से मैं घर जाती थी ताकि मेरी अपनी पॉकेट मनी वहाँ से भी पूरी हो रही हो बेसिकली। सो दैट इज़ व्हाट इट वाज। तो सोशली तो आई एम लाइक उस तरीके से, इकोनॉमिकली तो आई एम नॉट एन एलीट, लेकिन सोशल कैपिटल भी तो एक चीज़ होती है ना। आई डू हैव कनेक्शंस, आई डू हैव पीपल दैट आई टॉक टू, आई एम इन्वाइटेड टू प्लेसेस दैट वुड बी कंसिडर्ड एलीट, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल एज रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क। ये मेरी अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है। ये मेरी, मुझे मुंह में लोहे सोने का चमचा नहीं था मेरे मुंह, तो मेरे ख्याल से बल्कि मेरा लकड़ी का चमचा था जो कि टूटा हुआ था। मैंने खुद इतने पैसे बनाए हैं कि मैं वो दूसरा तांबे का चमचा ख़रीद के मुंह में डाल के, लेकिन सोने के चमचे वालों के साथ एटलीस्ट इनवाइट हो सकूं। और मूरत मार्च का एलिटिज़म के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, किसी तरीके से भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा मूरत मार्च से मैंने स्टेप बैक अभी तक ऑफिशियली किया नहीं है। नज़र तो अब नहीं आ रही ना, फिर भी क्या मूरत मार्च हुई नहीं है ना। मूरत मार्च 11 नवंबर को होती है, यानी 19 नवंबर को होती है। हम इस पूरे वीक के अंदर बेसिकली करते हैं। और 2 स्टंट्स किए हैं, मैं काफ़ी एक्टिव थी, और दोनों स्टंट्स के अंदर द मोस्ट मनी वॉज रेज बाई मी एंड शहजादी राय। हम दोनों के तकरीबन इक्वल हम लोगों ने रेज़ किया, तो हमने अच्छा खासा पैसा हमने रेज़ किया था लास्ट टाइम भी। और कोई कॉर्पोरेट डोनेशंस हम लोगों ने नहीं ली, सारी सिंगल पर्सन डोनेशंस थी जो कि हम लोगों ने ली हैं। मेरा स्टेप बैक करने का मैं सोच रही हूँ, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो मुझे ये है कि मैं काफ़ी हद तक बर्न आउट हो गई हुई हूँ, ओवरऑल बर्न आउट हुई हुई हूँ। आई थिंक आई एम स्प्रेड आउट टू थिन। और 3 वजूहात हैं। तीसरी भी बता दें, कोई मसला नहीं और दूसरी बर्नट आउट इस वजह से हूँ, पहले पे आते हैं, पहले पूरी करती हूँ। बर्नट आउट इसलिए बिकॉज अब मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी हूँ। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ अवामी नेशनल पार्टी एंड आई वांट टू बी इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। तो ये जो एक एनजियोटिक अप्रोच नहीं है कि आप अपने ऊपर एक स्पेशलाइजेशन का ठप्पा लगा लेते हो कि जी मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं सिर्फ ट्रांस के इशूज़ पे ही बात करूँगी। नहीं, मैं तो ये समझती हूँ कि ट्रांस के इशूज़ आर फंडामेंटली क्लास के इशूज़, विच इज़ माई रीज़न नंबर 2 कि मुझे ये मैं ज़रा जेंडर से थक गई हूँ। मुझे लग रहा है जेंडर एज एन अप्रोच, जेंडर एज द फर्स्ट अप्रोच टू एग्जामिन इशूज़ मुझे अब थोड़ी सी इनकरेक्ट लग रही है।
मुझे लग रहा है कि नो, मसला कल भी क्लास था, मसला आज भी क्लास है। जेंडर और क्लास एक दूसरे से ख्वाजा सरा के केस में जुदा नहीं है, क्योंकि ख्वाजा सरा इज़ नॉट अ जेंडर आइडेंटिटी, इट इज़ साइमल्टेनियसली अ क्लास आइडेंटिटी। क्योंकि ख्वाजा सरा का लफ्ज़ सुनते ही आपके दिमाग में जिस बंदी का तस्वुर आता है वो एक सर्टन तरीके से दिखती है और एक सर्टन क्लास से बिलोंग करती है। इसका मतलब है कि ख्वाजा सरा टर्म इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास, क्लास इज़ होली सोली इंटेग्रल टू इट। और आप जब उस क्लास बैरियर को तोड़ते हैं तो फिर चीज़ें चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द ट्रांसफोबिया दैट आई हैव टू फेस, वो कहाँ से आया? वो एलीट वेमेन से आया, वो एलीट मैन से आया, वो तो कॉमन तबके से नहीं आया। आम आदमी तो मुझसे नफरत नहीं करता, आम आदमी तो मुझसे इज्जत करता है, आम आदमी मेरी वीडियोस अपने बच्चों को दिखाता है, मेरी अच्छी खासी मैसिव सपोर्ट है इन द वर्किंग क्लास कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। सो दूसरा मसला मुझे ये लग रहा है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट जेंडर, द प्रॉब्लम इज़ फंडामेंटली क्लास, और क्लास पे काम करने की ज़रूरत है। और जो तीसरी वजह, अली, आई डोंट नो इफ आई शुड बी एडमिटिंग दिस ऑन कैमरा एंड इफ आई गेट इनटू ट्रबल फॉर इट लेटर ऑन, नहीं बता इसके मेरी कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं। मूरत मार्च वालों के साथ नहीं है, वो सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉमरेड्स हैं, मेरे फेलोज़ हैं, उनके साथ मेरी कोई फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स नहीं है। मेरी ओवरऑल कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं विद हाउ ख्वाजा सराइयत एंड हाउ बीइंग ट्रांसजेंडर इज़ अंडरस्टूड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन पाकिस्तान। मुझे ये लगता है कि अभी तक हम लोग एक सिंगुलर पेज के ऊपर नहीं हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिइंग ओपिनियंस। और मैं बहुत फ्रैंकली वाली बात एडमिट करूँगी आज इस कैमरा के ऊपर के सेक्स वर्क के ऊपर और बेगिंग के ऊपर पर्टिकुलरली मेरा जो ओपिनियन है वो ज़रा सा डाइवर्जेंट है। क्या ओपिनियन है आपका? आई डू नॉट कंसिडर सेक्स वर्क वर्क। मैं सेक्स वर्क को वर्क, वैलिड और लेजिटिमेट वर्क उस दिन मानूंगी जिस दिन एक ख्वाजा सरा के लिए डॉक्टर बनना, पायलट बनना उतना ही आसान होगा जितना सेक्स वर्कर बनना आसान है। जब तक ख्वाजा सरा के लिए सेक्स वर्कर बनना वाहिद आसान चीज़ है, और इतनी आसान चीज़ है, इतनी आसान चीज़ है कि सेक्स वर्कर बन के और डांसर बन के हमारी बहुत सी जो बंदियां हैं वो आपके 90-95% मेन से ज़्यादा रिच हुई हुई हैं, लेकिन वो उसको पब्लिकली आके एडमिट भी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि ये पिदरसरी की जानिब से दी गई आपको जिनसी मजदूरी है। जैसे पिदरसरी ने औरत को तौलीदी मजदूरी दी है कि तुमने तौलीद की मजदूरी करनी है, तुमने घर में बैठ के बच्चे जनने हैं और बेटे जनने हैं, सादा जनने हैं, अगर जनोगी तुम्हें मेडल मिलेगा, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। इसी तरह ख्वाजा सराओं को हमारे माशरे ने, पिदरसरी निज़ाम ने जिनसी मजदूरी का ठेका दिया है कि तुम लोगों ने जिनसी मजदूरी करनी है। तुमने वो मजदूरी करनी है जो मर्द अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकता, जो मर्द अपनी जोजा के साथ, अपनी मनकूहा के साथ नहीं कर सकता, जो रात के अंधेरे पे तुम्हारे मुंह में 5,000 का नोट मार के, 1,000 के 5 नोट मार के वो तुम्हें उल्टा करके तुम्हारे साथ करे, ये तुम्हारा काम है। और तुमने माशरे में तुमने इसी चीज़ का तुमने रोल सर अंजाम देना। ये वो मजदूरी है जो तवाइफ से भी एक्सपेक्टेड नहीं होती। दिस इज़ नॉट पावर, दिस इज़ नॉट एम्पावरमेंट। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि जी सेकंड वेव फेमिनिस्ट या थर्ड वेव फेमिनिस्ट ने अपनी किताब के अंदर लिखा है सेक्स वर्क इज वर्क एंड ओ माय गॉश दिस इज माय ओपिनियन, सो मैं आपके ओपिनियन में बिल्कुल भी नहीं मानती। आपका ओपिनियन ग्रास रूट से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जाके हालत देखें ख्वाजा सराओं की। लाड़काना के अंदर सेक्स वर्कर्स के अंदर HIV पॉजिटिविटी का रेट 40% है, 40%। 3 में से 2 ख्वाजा सरा को एड्स है, 2 को, और एड्स दे आर नॉट जस्ट HIV पॉजिटिव। एंड वंस दे बिकम HIV पॉजिटिव, बाकी सेक्स वर्कर्स उनके बारे में लोगों को बताना शुरू कर देती हैं। और अगर कोई HIV पॉजिटिव नहीं भी है तो सेक्स वर्कर्स एक दूसरे के बारे में न्यूज़ में शुरू करा रही हैं कि उसके साथ मत किया करो, उसको तो एड्स है। यानी कि ये डिस्टोपिया है, दिस इज़ एब्सोल्यूट डिस्टोपिया। मैं दाद देती हूँ एम्स्टरडैम की सेक्स वर्कर्स की, या बैंकॉक की सेक्स वर्कर्स की, या पटाया की सेक्स वर्कर्स की, कि उन्होंने आपस में बैठ के खुद को ऑर्गेनाइज़ किया, अपना एक पॉलिटिकल मैंडेट, अपना एक पॉलिटिकल मंशूर तैयार किया है, अपनी राइट्स की बात की है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की है, और उसके बाद वो आगे करके आई हैं। तो मुझे मैं वो वाली चीज़ मैं नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता। आई थिंक सेक्स वर्क इन पाकिस्तान इज़ इनडिफेंसिबल अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस, बिकॉज अगर आप इसको डिफेंड कर रहे हो तो मैं ये समझती हूँ कि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर बॉडी। मगर मैं ये भी समझती हूँ कि मेरा ओपिनियन एक ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन के अलावा बाकी ओपिनियन और बाकी आरा भी मौजूद हैं, और उनमें भी बहुत वज़न है। मैं हरगिज़ ये नहीं बोलूँगी कि मुझे आप किसी सोने के तख्त पे बिठा के ताज पहनाएगा, वह महरब कितनी अच्छी बात करिए, बाकियों की बात गलत है। मैं डिसएग्री कर रही हूँ बाकियों की बात से, मगर बाकियों के ओपिनियंस अपनी जगह पे मौजूद हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी की मार्च तब तक मुझे लीड नहीं करनी चाहिए जब तक जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, इसके ऊपर मेरा एक मुख्तस और जामे सियासी नज़रिया हो जिसके साथ बाकी कम्युनिटी एग्री करती हो। तो जब तक मेरे पास वो नहीं होगा हम आगे नहीं चल सकती। एक्टिविज़म छोड़ के आप पॉलिटिक्स में फिर आप क्या करें? एनपी अपनी सीरीज होंगे क्या? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि एक्टिविज़म अपनी जगह बजा है, लेकिन बहुत सी दफ़ा एक्टिविज़म इज़ बिकम वेरी नैरो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से मैं वरना ही मुझे बहुत खार आती है,
लेकिन नैरो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर मुझे बहुत ज़्यादा खार आती है। एक तो लाइमलाइट पे आप रहे हैं शुरू से, लेकिन बीच में आप होमोसेक्सुअलिटी को भी तो प्रमोट कर रहे थे, उस पर क्या हुआ अचानक वैसा सके? अच्छा, पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दें, होमोसेक्सुअलिटी को कैसे प्रमोट किया जाता है? नहीं, ये तो आप बताएं ना, आप करिए। तो वैसे मैं सुनने वाली बात है, अगर मैंने सुनी है ऐसी बात की बहुत एक्टिवली महरब फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी पे बात करें, उसको प्रमोट करें, उसको असिस्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें, तो लाइक No, but that is exactly my question. कि this statement is incorrect. How does one promote homosexuality? This is like saying कि आप टॉल होने को प्रमोट कर रही हैं। मैं क्या मतलब है? This statement does not make any sense. क्योंकि दो लड़के कुछ कर रहे होंगे तो मैंने रेडार फिट किए हुए हैं दुनिया में। अमेरिका ने मेरे लिए मुझे मदद से अपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई सैटेलाइट की हुई है कि जो कि सडनली महरब को दिमाग में शुआएं भेजती है कि फ़लाँ जगह पे दो लड़के आपस में सेक्स कर रहे हैं, और मैं जूम करके सुपरमैन की तरह उस कमरे के अंदर पहुँचती हूँ, तालियाँ बजाती हूँ, ये गुड जॉब, और ज़ोर से करो। लाइक व्हाट डू यू मीन, और व्हाट डज एनीबॉडी मीन व्हेन पीपल से कि महरब जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है? मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको अपोजिट जेंडर के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। आपकी भी मुलाकात हुई होगी और लोगों की मुलाकात हुई होगी, उसमें मर्द भी शुमार हैं, उसमें औरतें भी शुमार हैं, वो बिल्कुल एग्री करते हैं। मैं समझती हूँ कि उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ नहीं होनी चाहिए। क्या ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना है? एक लड़का आपको कह रहा है कि मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है, तो आप बोलें नहीं तुम्हारी हम शादी कराएंगे ताकि तुम ठीक हो जाओ। ये उस लड़की के साथ भी जुल्म है, ये उस लड़के के साथ भी जुल्म है। मैं ये समझती हूँ। एक औरत आपको कह रही है कि मैंने शादी नहीं करनी, और क्योंकि वो औरत है तो उससे तो कभी उसकी जिनसी दिलचस्पी पूछी ही नहीं गई, तो वो आपको खुल के बता भी नहीं सकती कि मुझे आदमियों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उसकी शादी कराएंगे तो जितनी दफ़ा उसके साथ सेक्स होगा वो मैरिटल रेप है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं तो ये वाली चीज़ कहती हूँ। इन एडिशन टू दैट मैं ये वाली बात ज़रूर कहती हूँ कि जिनसियत रियासत का मामला नहीं है, किसी के बेडरूम में घुसने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। वो खान साहब और बुशरा बीबी हों, या वो खान साहब एंड अ मिलियन अदर नेम्स दैट आर इन हाइडिंग राइट नाउ हों, या वो अदर पीपल हों, वो कोई भी हो। माई पॉइंट बेसिकली भी है कि जब आपके फेवरेट सियासी लीडर के साथ ये काम होता है तो आपको एतराज़ात होते हैं, आप कहते हैं कि उनका प्राइवेट मैटर है। लेकिन आप बड़े आराम से किसी दूसरे सियासी लीडर के ऊपर गे होने का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, और रैंडमली लोगों को कह देते हैं कि या तो ये गे हैं या ये गे होने को प्रमोट कर रहे हैं। भाई हाउ डू यू नो? उन्होंने आपके भाई के साथ किया, उन्होंने आपके बाप के साथ किया, हाउ डू यू नो? सो माई इशू इज़ दैट कि होमोसेक्सुअलिटी को एक बज़ वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको इतना वेपनाइज और एम्पावर कर दिया गया इस टर्म को कि आपका जिसके ऊपर दिल चाहे आप उसके ऊपर ये टर्म लगा के उसको आप रिडिक्यूल कर सकते हो कि ओ ये तो गे है। अगर ये गे नहीं है तो ओ चलो ये तो होमोसेक्सुअल है। और मेरा आपसे ये वाला सवाल है, बिकॉज यू आर द पॉडकास्ट होस्ट, होमोसेक्सुअलिटी की प्रमोशन में जलालत भी महरब एक ट्रांसजेंडर वुमन को उठानी पड़ी है। जितने लोगों ने शोर मचाया है, जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने शोर मचाया है, किसी एक गे पर्सन का कॉल आउट किया? नहीं। एक का जुर्रत करें, जरा करके दिखाए ना। सबको पता है कौन है पाकिस्तान में और कौन नहीं है। हाँ। हिम्मत करें, करके दिखाएं। नहीं कर सकती क्योंकि वो मर्द है, क्योंकि वो मर्द है। तो गे होने का इल्ज़ाम देने के लिए भी इनकी उंगली आके ख्वाजा सरा औरत भी आके रुकती है। दैट इज़ द एंटायर पॉइंट ऑफ इट। और मैं किसी भी सेक्सुअलिटी को प्रमोट नहीं करती, ना मैं हेटेरोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करती हूँ, ना मैं होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करती हूँ। एंड अली आई फाइंड योर क्वेश्चन क्वाइट फैसिनेटिंग, बिकॉज आजकल तो मैं कैंसिल हो रही हूँ LGBT कम्युनिटी की जानिब से। मेरे बारे में ये कहा जा रहा है कि महरब होमोफोबिक है। तो मुझे अक्सर वक्त ये भी नहीं समझ आती कि जो हमारे पास एक वोक बूजी क्वेयर्स का 20 लोगों का ग्रुप है, वो मुझे अपनी जगह पे कैंसिल कर रहा है कि महरब होमोफोबिक है, क्योंकि महरब ने ये बोला है कि ख्वाजा सराओं के अंदर लेस्बियानिज्म अलाउड नहीं है, जो कि हकीकत है, अलाउड नहीं है। वो कह रही है कि जी महरब लेस्बोफोबिक है, महरब होमोफोबिक है। उधर से मारिया बीबी जी जो है वो कह रही है कि महरब होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। हर किसी ने अपना ही एक एजेंडा, मेरा एजेंडा किसी को समझ नहीं आ रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझ नहीं आ रहा, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। लोगों के बेडरूम से घुसने की ज़रूरत नहीं है, सेक्सुअलिटी को लेबल बना के किसी को डेनिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 2। एंड नंबर 3, some people are not interested in the opposite sex. Stop forcing them into marriages. That is cruel and that is criminal. ये मेरा ओपिनियन है। क्या ये होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना है लिए? I don't know, like. अब बताएं, you are an intelligent honestly, man. You should decipher it. You should dissect it now. Tell me. No, seriously though. If you ask me, अगर seriously. These are my 3 points. Yeah. मैं दोबारा नरेट कर देती हूँ। नहीं, किसी के बिस्तर में घुसने की जरूरत नहीं है, किसी को नेगेटिव लेबल्स देने की जरूरत नहीं है। I second you on all your 3 statements, to be very honest. पाकिस्तान के अंदर होता भी है कि हम होते कुछ और, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, to be very honest, और किसी को हिम्मत नहीं होती है। आप अगर बात करिए तो फिर इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेट करता है कि मारिया बीबी आपके बहुत ज़्यादा आके क्रिटिसाइज़ करके कहते कि महरब वल्गैरिटी को प्रमोट करिए जाके, उस पर फिर
हम भी अब ये तो नहीं कह सकते आप कर रही हैं, लेकिन आप खुद बेहतर बताएंगे मारिया भी को फिर क्या मसला है, इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ गया, आप वल्गैरिटी को प्रमोट करिए, चीज़ें करिए? आई थिंक बिकॉज मे बी आई एम डूइंग अ बेटर जॉब देन हर एट प्रमोटिंग इट। आई मीन उनके हिडियस डिज़ाइंस जो वो निकाल चुकी हैं, एक दफ़ा उन्होंने विदाउट एनी ब्रा सी थ्रू शर्ट्स के अंदर मेरे ख्याल से एक फ़ैशन वीक के अंदर एक मॉडल को बाहर भेजा है, हर ब्रेस्ट्स वर कम्प्लीटली विजिबल, वो तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। उस वक्त मारिया भी वल्गैरिटी प्रमोट नहीं कर रही थी। अभी पिछले साल अपनी कैंपेन की खातिर उन लोगों ने एंसेस्ट्रल ग्रेव्स पे, कब्रों पे, मुसलमानों की कब्रों पे मॉडल्स खड़ी करके नचाई हैं। उस वक्त वल्गैरिटी प्रमोट नहीं हो रही थी। आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो ये तो हिपोक्रेसी है ना। सो मे बी आई एम डूइंग अ बेटर जॉब एट इट देन हर। और मैं तो कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ। और एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर, परीशे अदनान का फ़ैशन शो था ज़ेर के नाम से, जिसकी ओपनिंग मैंने की थी। एंड अली, दिस इज़ व्हेन ना कभी कभार मुझे डाउट होता है मारिया बी की इंटेंशंस के ऊपर कि वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो इतनी क्रूअल है कि एवरीबॉडी इज़ अ विटनेस टू दिस। आई वॉज द ओपनिंग मॉडल और मेरे साथ एक वॉर्डरोब मेल फंक्शन हो गया था। हम लोग वी फॉरगॉट टू टेप माई चोली टू माई चेस्ट। सो जब मैं निकली तो मेरे कुछ एक्शंस जो मैंने परफॉर्म करने थे, मैंने एक्शंस परफॉर्म किए, मैंने केम आउट तो मेरी चोली ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ चुकी हुई थी। और 1 मिलीमीटर और वो ऊपर होती ना तो माई निपल्स वुड हैव बीन आउट। 1 मिलीमीटर। और मुझे मेरी बॉडी कम्युनिकेट कर रही थी कि दिस इज़ शायद ये हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं वॉक कर रही हूँ और सारे कैमराज मेरे ऊपर हैं और सामने से लाइट्स मेरे ऊपर हैं, तो मैं यहाँ से अपने हाथ उठा के अपनी चोली एडजस्ट भी नहीं कर सकती थी और मैं नीचे मुड़ के देख भी नहीं सकती कंफर्म करने के लिए क्या ये होने वाला है कि नहीं होने वाला। सो आई जस्ट डिड इट। आई केम बैक और बिल्कुल मेरे पीछे मेरा दोस्त था मॉडल गजनफर बलोच। ही केम और उसने आते ही मुझे पिक्चर्स दिखाई मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बिकॉज उसको भी नहीं पता। वो कह रहे कि मेरा पिक्चर्स आ गई, ये देख तेरी, ये देख मेरी। और उसने मुझे मेरी पिक्चर दिखाई एंड आई सॉ इट। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, माय boobs are almost out. And Parishe, the designer, was freaking out. I saw the pictures and I started crying. I went into a panic attack कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, कल को सारी खबरों में ये चल रहा होगा। Luckily उससे कुछ हफ्ते पहले ही यूरोप में अंडर बूब निकालने का ट्रेंड आ गया हुआ था। सो एवरीबॉडी थॉट कि ये इंटेंशनल है और ये डिज़ाइन है और ये अंडर बूब दिखाया गया, वाओ महरब के ऊपर दिखाया गया। सो उस पर लिखा किसी ने कुछ भी नहीं और वो पोस्ट भी नहीं किया, लेकिन एवरीबॉडी केम टू मी एंड सेड मी ओ माय गॉड यू रॉक्ड इट, योर बॉडी लुक्ड अमेजिंग। एंड आई वाज लाइक थैंक यू। मैं पैनिक कर रही थी। मारिया भी तक वो वीडियो पहुंचती है एंड शी रिकॉर्ड्स दिस स्टेटमेंट, ओ माय गॉड मेरी आंखें फट के बाहर आ रही हैं कि ये किस किस्म की फहाशी प्रमोट की जा रही है। लाइक द आयरनी कि वुमन, मेरा तो वार्डरोब मेल फंक्शन है, तुमने डिलिबरेटली मर्जी से विदाउट अ ब्रा, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं, मॉडल अपने रैंप पे बाहर निकाली है और तुम ये कह रही हो मेरे बारे में कि ये फहाशी प्रमोट कर रही है। सो हिपोक्रेसी at the end of the day, that is what it is. And as a woman, she just does not have respect for the woman's body or for any woman's body, whether it is a trans woman or whether it is a cis woman. She has her own fashion shoots, semi-nude, in the bathtub. और आई डोंट नो इफ दे आर सेमी न्यूड और व्हाट। मैंने तो तस्वीरें मुझे फॉरवर्ड की गई थी, मैंने एक फ़नी रील बना के निकाल दी थी, वही जो उसने मेरे बारे में डायलॉग बोला था वही मैंने उसके बारे में बोला, मैंने वो वीडियो भी वहाँ पे डाल के निकाल दी। जैसे मुझे लोगों ने बोला कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको पर्दा डालना चाहिए। इसी भी हम ख्वाजा सरायत के पर्दे की बात भी कर रहे थे। बट देन आई एम अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। आई आल्सो गॉट पेटी बिकॉज आई वाज लाइक गर्ल सीरियसली यू आर सच अ हिपोक्रेट योरसेल्फ। एवरीथिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर डूइंग इट योरसेल्फ। शरीयत की आप बात कर रही हैं, स्लीवलेस कपड़ों में खड़े होकर आप वीडियोज़ बना रही हैं और लाइक वाई। So relevance, maybe, I do not know what the woman's problem is. She's very personal with me. Very personal. औरत की दुश्मन है, वाकई में दुश्मन है। वैसे इस बात को अगर रिलेट करें थोड़े से अंदाज़ा तो यही और है। उनके नज़दीक तो मैं औरत नहीं हूँ, उनके नज़दीक तो मैं एक बायोलॉजिकल मैन हूँ। Other than this, like मारिया के नज़दीक तो, which I am fascinated by, because इसका मतलब है कि मारिया के ख़ानदान में बायोलॉजिकल मैन ऐसे होते हैं। So I mean उनके नज़दीक में बायोलॉजिकल मैन हूँ। सो शी इज़ नॉट कम्पीटिंग विद मी अकॉर्डिंग टू हर बिकॉज आई एम अ बायोलॉजिकल मैन। बट यू आर राइट, लाइक आई सेड, अगर वो मेरे पे फहाश होने का इल्ज़ाम लगा रही हैं, सो वंस अगेन लाइक यू आर अ फैशन डिज़ाइनर हु इज़ वॉक्ड आउट मॉडल्स, द एविडेंस इज प्रेजेंट।
almost literally topless and naked, even if there was a fabric on top of them. She does not have any credibility when it comes to talking about fahashi. ये तो अजीब सी हरकत है, ये मेरे ख्याल से करना ये तो नहीं किया जा सकता है. तो कव्वा जो है वो मुझे आगे काला बोले, ये तो वो वाली मिसाल है. वैसे जनरली पाकिस्तान के अगर माशरे की सोसाइटी की बात करें ओवरऑल, लाइक आप और हमारी भी के अलावा भी औरत की दोस्त है दुश्मन है? वैसे मेरे ख्याल से दोस्ती का पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है, और पेट्रियार्की पिदर सराना जो निज़ाम है वो औरत को औरत के मद्दे मुकाबिल खड़ा करता है हमेशा, क्योंकि पिदर सराना माशरा जेंडर सेग्रीगेशन करता है, तो वो मर्द को भी मर्द के मद्दे मुकाबिल ही खड़ा करेगा. मर्द भी मर्द का दुश्मन है नहीं है. आपकी किसी मर्द ने टांगे नहीं काटी आज तक? ट्रू. आपकी बैक बाइटिंग नहीं की किसी दफ्तर में? किसी को बोले इससे ज़्यादा अच्छा काम तो मैं आपको करके दे सकता हूँ और 1 लाख रुपए सस्ते में. मैन ऑल्सो डू दैट. लड़की पसंद होगी, उसके साथ रिश्ता हो नहीं सकता बिकॉज हालात ज़रा से आप कम है, किसी और लड़के के साथ उसका रिश्ता हो रहा है, तो पीछे से ज़रा बातें पहुँचवा देंगे लड़के भी उस लड़के के बारे में, दूसरे लड़के के बारे में, कि वो तो बड़े ख़राब है, वो तो चरसे पीता है, या उसके घर में तो नशा चलता है. तो हर अपने जिन्स का मुझ दुश्मन है, बिकॉज हमारे माशरे ने इजाज़त ही हमें अपने जिन्स से दुश्मनी करने की दी है. पाकिस्तान में पंजाब पुलिस ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कदम उठाया. उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए ख्वाजा सराओं के लिए, जिसमें ख्वाजा सरा आके अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं. एक्सपेक्टेशन ये थी कि ख्वाजा सरा आएंगे और मर्दों के खिलाफ कंप्लेंट्स करेंगे. 79% कंप्लेंट्स आर अगेंस्ट ट्रांसजेंडर वुमेन. मूरत भी मूरत की दुश्मन है. मेरे ऊपर कोर्ट के अंदर केस है, एक और ट्रांसजेंडर वुमेन ने किया हुआ. क्या एलिगेशन है आप पे? वैसे वो तो वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे. वो तो इट्स वेरी पब्लिक केस. मैं ऑलरेडी मेरा जो ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट था मैं उसमें ऑलरेडी उसकी बात कर भी चुकी हूँ, शहजाद गयास के साथ था. वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे. अभी तो नहीं, अभी वी आर वेटिंग फॉर द केस टू. इसका मतलब औरत की, मर्द की, ख्वाजा सरा की दुश्मन है. बिल्कुल. तो हर बंदा हर एक की दुश्मन है. या एंड आई थिंक दैट्स व्हाट नीड्स टू चेंज. ना हमें सिस्टरहुड की तरफ जाने की ज़रूरत है, हमें ब्रदरहुड की तरफ जाने की ज़रूरत है. लेकिन औरत सिस्टरहुड मेक सेंस, वो ये सेंस में काम करता है ना कि जी मर्द भी आपके ख़िलाफ़ है. मर्द के ख़िलाफ़ तो है ही, मगर मर्द औरत के भी ख़िलाफ़ है. तो मर्दों के ख़िलाफ़ तो हमें कम से कम यूनाइट होने की ज़रूरत है ना. वो ये वाला कॉन्सेप्ट है फेमिनिज़म का, और मैं इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ. मैं ऐसे ही बिलीव नहीं करती. मैं आपको बोला मुझे कुछ हो गया, मैंने कुछ महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था अपने बारे में, और मैंने अपनी फेमिनिस्ट दोस्तों को भी बता दिया था कि यार मेरे अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है और जेन्युइनली आ रहा है, और मैं ऑनेस्ट बनती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती. मेरे अंदर जब आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा होता है तो मैं बता देती हूँ. तो मैंने पहले बोला था कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरा ज़रा सा टिल्ट आ रहा है, थोड़ा सा टिल्ट अब मेरा यार है कि आई डोंट बिलीव इन दिस एनी मोर एज वेल. आई डोंट बिलीव इन लाइक सिस्टरहुड एंड दिस एंड दैट. मैं तो नहीं, मैं अब क्लास सॉलिडारिटी में बिलीव करती हूँ. मैं बिलीव करती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ जेंडर हमें साथ यूनाइट होने की ज़रूरत है. वरना अगर हम लोग मूर्तें आपस में मूर्त होने के नाम पे यूनाइट हो जाएं तो हमें एलीट मूर्त एक्सप्लॉइट करेगी. अगर हम जनानगी के नाम पे सारी यूनाइट हो जाएं तो हमें एलीट औरत या एलीट ख्वाजा सरा, एलीट से मुराद मेरा ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, ज़्यादा पावर वाली है, हमें वो एक्सप्लॉइट करेगी. तो ये यूँ होगा, वो विद इन ग्रुप वो इंट्रा ग्रुप एक्सप्लॉइटेशन पर स्टार्ट हो जाती है. तो मैं तो समझती हूँ कि नहीं, मैं तो ज़रा इससे मुझे नहीं पता कहीं मैं जा रही हूँ, इससे तो हट ही गई हूँ बिल्कुल. वे आउट क्या है वैसे ओवरऑल किस चीज़ ख़वातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी और ख्वाजा सरा के लिए भी? दुश्मनी से हट के कोई दोस्ती वाला, कोई प्रोग्रेसिव, कोई पॉजिटिव अप्रोच है? क्या अप्रोच हो सकती है? सबकी जेब में पैसे डालें. प्रैक्टिकल बात बताएं. प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ. सबकी जेब में तो डाल नहीं सकते. यूनिवर्सल बेसिक इनकम कौन कहता है प्रैक्टिकल है? एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका का पूरा, उसमें डेमोक्रेटिक एक जो आपका कैंडिडेट था उसकी पूरी कैंपेन यूबीआई के ऊपर थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर थी. सबकी जेब में पैसा डालें. अगर आपकी जेब में हर महीने का 1 लाख रुपया आ रहा है, चले लाख बहुत ज़्यादा है, 50 आ रहा है, 50 ही बहुत ज़्यादा, 25 आ रहा है, और आ रहा है, गारंटीड आ रहा है. पाकिस्तान का शहरी होने के नाते हर किसी की जेब में महीने का इतना रुपया आएगा, और वो इतना रुपया है जिसमें हमने गारंटी किया हुआ है मार्केट रेगुलेशंस के ज़रिए कि आपकी बेसिक गुजर बसर हो जाएगी. यू विल बी अलाइव. सर्वाइव करना, जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड की जो बेसिक बॉटम लेयर है, वो द स्टेट हैज़ टेकन केयर ऑफ. तो फिर आप क्या कुछ नहीं करेंगे? फिर तो ऊपर बहुत कुछ है. फिर तो बिज़नेस करने का भी मूड होगा, कोलैबोरेशन का भी मूड होगा, हज़ारों चीज़ों का मूड होगा. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गो. तो ख्वाजा सराओं की हालत को इम्प्रूव करने, अमीर करें उन्हें, गुर्बत से निकालें. चले अमीर करना तो बहुत आगे की बात है, गुर्बत से निकालें. हल गुर्बत से निकालना, गुर्बत से निकालें, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी. और अगर बेहतरी की तरफ नहीं आती फिर हम दोबारा ये सवाल उठाएंगे कि अब मुझे हल बताएं, अब मुझे वे आउट बताएं. गुर्बत के होते हुए वे आउट नहीं हो सकता. सबसे पहली चीज़ जो हमने ख़त्म करनी है वो गुर्बत है. अब मैं आपकी बात बिल्कुल सेकंड कर रहा हूँ. पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन के ऊपर, ख्वाजा सरा के ऊपर होता ही होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इकॉनमिक प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसलिए कि खातून ज़ाहिर इकॉनमिकली साउंड नहीं होती, फाइनेंशियली साउंड नहीं होती, या उसके मीन्स नहीं होते. फिर उसी में पेट्रियार्की भी है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा. इसमें मर्दों को क्या ऐसी चीज़ है, वो इसे इतने एग्रेसिव, इतने हमारी सोसाइटी का मसला है, या पेट्रियार्की का जेन्युइन एक मसला क्या है
मर्दों की अग्रेशन का। जी। अच्छा देखिए, मर्दों की अग्रेशन की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि मर्द को एग्रेशन की इजाज़त है। एग्रेशन इज़ कंसिडर्ड मैस्कुलिन। अगर एग्रेशन वॉज कंसिडर्ड फेमिनिन तो शायद मर्द करते हुए कतराते। अगर कहा जाता कि गुस्सा करना तो औरत की खिसलत हाँ। है तो फिर शायद मर्द करते हुए कतराते हैं। हमने गुस्से को एसोसिएट किया है मर्दानगी के साथ, तो मर्दों के पास कोई डिसइंसेंटिव नहीं है गुस्सा ना करने का। गुस्सा ना करने वाला मर्द हमारे यहाँ अच्छा कंसिडर किया जाता है, यू नो, दैट इज़ ही इज़ कंसिडर्ड लाइक अमेजिंग। लड़कियों में आप पूछे ना, डेटिंग मार्केट के अंदर एक ऐसा लड़का जैसे बेशक किसी लड़की का ब्रेकअप हो गया हुआ, लेकिन वो ये गारंटी दे दे कि यार वैसे हमारे 12 महीने के रिलेशनशिप में या 3 साल के रिलेशनशिप में ही वॉज नेवर एग्रेसिव विद मी, तो भागी भागी सारी दोस्त सबसे पहले उसके डीएम में पहुंचेंगी। तो यानी कि इतनी वैल्यूबल चीज़ हमारे यहाँ समझी जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। आई ऑल्सो थिंक मर्दों के अंदर एग्रेशन इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज मर्दों को वी हैव फोर्स्ड देम इनटू अ वेरी अननेचुरल, अ वेरी कम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट। क्योंकि मर्द का काम है रोटी कमा के लाना, तो रोटी कमाने के जो ज़राए हैं वो ज़राए इतने बुलशिट हैं हमारे मुल्क में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सो यू आर राइट। अब इन एडिशन टू दैट अली, मुझे ये भी लगता है कि हमने मर्दों को कुछ एक मर्दानगी का रोल दिया हुआ है कि मर्द का काम है रोटी कमा के लाना। अब वो जो रोटी कमाने की जो सूरत हाल है, जो हमारी लेबर की कंडीशंस हैं, जो हमारी जॉब मार्केट है, वो इतनी अननेचुरल और इतनी क्रूअल है कि जब आप एक आम आदमी को उसके अंदर झोंकते हो तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लॉस पैदा होता है। क्योंकि एक सेठ बैठा हुआ है जिसके आपने चुकने हैं, या एक आपका बॉस है जिसके आपने चाटने हैं। अब ये जो एक्शंस हैं, झुकना, टीसी करना, दीज आर फंडामेंटली नॉन मैस्कुलिन, दीज आर फंडामेंटली इन ह्यूमन। आई मीन नॉन मैस्कुलिन मैं कह रही हूँ बिकॉज ऑफ मैस्कुलिनिटी जिस तरीके से माशरे में बनाई गई है ना, कि मर्दानगी ये नहीं है, ये मर्दानगी तो नहीं है। तो अब अगर मर्द को वो सारे के सारे काम 9 से लेकर 5 तक करने पड़ते हैं, तो उसके बाद जब वो घर आएगा तो वो कुछ तो करेगा ना सबकॉन्शियसली, अपनी उस मर्दानगी के सेंस को अपने दिमाग में रिस्टोर करने के लिए। उसकी जो ई मैस्कुलेशन हो रही है, उसका जो बाकायदा उसका पकड़ के काटा जा रहा है दफ्तर के अंदर और सड़क के ऊपर, हमारी इस ब्रूटल कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, वो उसको कहीं पे तो आके पूरा करेगा, और वो आके जाहिर है उसको उसी पे पूरा करेगा जो उससे कमज़ोर है, जो कि उससे ताकतवर है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बर्थ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, दिस इज़ द बर्थ ऑफ मेल एग्रेशन, कि अ मैन हैज़ टू overdo masculinity to prove to himself that hey I'm still a man। तो ये जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं, मेरे ख्याल से men at work को स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आपने रूट पे पहुंचना है ना डोमेस्टिक वायलेंस की, मेल एग्रेशन की, तो आप समझें और इस बात को स्टडी करें, बाकायदा रिसर्च करें इसके ऊपर कि वर्क प्लेस सिनारियोज़ में, ऑफिसेज़ में, बिजनेसेस में मर्दों के साथ कैसा सलूक किया जाता है और इससे उनकी साइकोलॉजी के ऊपर क्या असर पड़ता है। इसको आप वो गलत जगहों पे हम लोग तलाश कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की रिसर्च जो हो रही है हमारे यहाँ बहुत स्टूपिड तरीक़ों से हो रही है। मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द ट्रू प्लेस जहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट, एक तो हमने जिक्र कर लिया कि मर्दों के अंदर एग्रेशन इसलिए बिकॉज मैस्कुलिनिटी को एग्रेशन की इजाज़त दी गई है। एक हमने कह दिया कि वर्क प्लेस स्ट्रेसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक जो लास्ट में इसके ऊपर इल्ज़ाम देना चाहूँगी, आई एम गोइंग टू गिव इट टू द मीडिया, कि मीडिया हमारे यहाँ जिस तरीके से फेमिनिनिटी को प्रेजेंट करता है कि आपके पास बिस्तर में जब लड़की सोई हुई सुबह हम टीवी पे उठती है, बहू तो उसने फुल मेकअप किया हुआ, तो उसने लैशेस भी लगाई हुई होती हैं, एंड दैट इज़ नॉट हाउ वुमेन आर, यू नो, आई मीन एवरीबॉडी नोज दैट। हर घर के अंदर औरत मौजूद है, किस तरीके से कोई भी घर में दुल्हन बन के नहीं फेरी होती। और उसमें जो हम लोग मर्द जिस तरीके से दिखाते हैं, मर्द भी वैसा नहीं होता। हमने एक फैंटेसी क्रिएट करने की कोशिश की अपने सोप ओपरा के ज़रिए, एक मर्दानगी की और एक जनानगी की। और जब आपके पास रियल लाइफ में मैन नहीं हैं जिनको आप एम्यूलेट कर सकें, जिनकी एग्जांपल को आप फॉलो कर सकें, तो फिर आप मीडिया से मिसालें ढूंढते हैं। और वो मिसालें आपको मीडिया के ऊपर अगर अपनी मर्ज़ी आपको टीवी पे मिलेंगी, और अगर टीवी पे अपनी मर्ज़ी की नहीं मिल रही तो फिर आप उनको और जगहों पे तलाश करो, क्योंकि फिर आपको सिग्मा, अल्फ़ा, चैड, व्हाटएवर, ये वाली सारी मिसालें मिलेंगी। बिकॉज मैन, विमेन, ट्रांस पीपल, एवरीबॉडी नीड्स हेल्दी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ देयर ओन जेंडर ऑन टेलीविजन और अराउंड देमसेल्व्स, जिनको देख के हम कह सकें कि ओ दिस इज़ हाउ वी वांट टू बी। ख्वाजा सरगाज जितनी बुरी हालत में क्यों है? क्योंकि हमारे गुरु वो नहीं रहे जिनको देख के हम ये कह सकें कि ओ मैं वाकई में ऐसी बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात की नस्लें भी इस शख्सियत से कुछ सीख सकें। औरतों की आजकल की ये वाली हालत क्यों है? बिकॉज देर आर वेरी फ्यू वुमेन हु आर ट्रूली इंस्पिरेशनल, जिनसे देख के वो सीख सकें। मर्दों की आजकल वाली हालत क्यों है? देर आर वेरी ट्रूली फ्यू मैन। आई मीन मैस्कुलिनिटी तो शदीद क्राइसिस के अंदर है बेचारी। एग्जाम्पल्स ही नहीं है, कोई रोल मॉडल्स ही नहीं है मर्दों के पास फॉलो करने को। आपके रोल मॉडल्स क्या हैं? खलीलुर रहमान कमर, एंड्रू टेट, इलॉन मस्क, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं? इज दिस व्हाट गाइज वांट टू बिकम?
लड़कों से मैं कहूँ आप खुद अपने आप से पूछो, इज दिस ट्रूली हु यू वांट टू बिकम? तो विच इज़ वाई मैस्कुलिनिटी इज़ इन सच अ शीयर स्टेट ऑफ क्राइसिस राइट नाउ। और फिर इतने बेचारे इनसिक्योर से मर्द हैं अल्लाह के आजिज़, जो कि अपनी मर्दानगी के अंदर इनसिक्योर हैं, तो वो बाकी साथ में और लड़कों को भी अपने साथ इनसिक्योर कर रहे हैं। और वो एक इनसिक्योरिटी की पूरी एक ग्लोबल एक फिनोमेना छा गया है। हर किसी से इन्हें डर लग रहा है। पैसे कमाती हुई औरत से इन्हें डर लगता है, हॉट लड़की से इन्हें डर लगता है, लंबी लड़की से इन्हें डर लगता है। उस समय मैंने देखा किसी ने 20 मिनट की वीडियो बनाई हुई थी कि वाई शुड यू पर्पसफुली रिजेक्ट टॉल गर्ल्स। कोई थीसिस दी हुई उस बंदे ने पूरी की पूरी मर्दानगी की कि छोटी लड़की के साथ ही क्यों आपको डेट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मर्दानगी ऊपर जाती है। लंबी लड़की को अगर आप डेट करेंगे तो आपकी मर्दानगी अफेक्ट होगी और पता नहीं क्या क्या क्या। लेकिन व्हाट द हेल ब्रो, उधर वीनस डूबने वाला है। लाहौर के अंदर इतनी टोरेंशियल रेन्स हुई हैं कि 35 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान इन बारिशों के बावजूद गोइंग टू बिकम अ वाटर स्कैर्स कंट्री। ग्लेशियर मेल्ट हो गए हैं सारे के सारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। HIV आसमान से बातें कर रहा है, कैंसर रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं, पॉपुलिज्म आ चुका हुआ है, जंगें आ चुकी हुई हैं, और ये आप लोगों के मसले हैं। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ रियली हैपनिंग। आई थिंक इट्स मैस्कुलिनिटी इन क्राइसिस, and a lot of it I personally think has to do with the hyper consumeristic media culture and capitalism. एक और बड़ी ज़बरदस्त हमारे एक दोस्त की वो भी हमें तज़किरा कर रहे थे कि बरसग़ीर के जो मर्द हैं उन्होंने सिर्फ औरत के साथ सोना सीखे, चलना नहीं सीखे। तो हमारे लोग भी, मर्द भी शायद वो उस तरह अडॉप्ट करना, उस एक डाइवर्सिटी के साथ रहना और एक बैलेंस सोसाइटी में आगे बढ़ना शायद बहुत बड़ा गेप है। मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ स्टेटमेंट के साथ। बरसग़ीर पाक व हिंद शायद वो वाहिद माशरा, अगर वाहिद नहीं है तो बहुत कम माशरों में से वो मुआशरा है जिसने औरत के साथ बराबरी करते हुए चलना सीखा है। आप हमारी शायरी उठा, कामा सूत्रा कहाँ लिखी गई थी? न्यूयॉर्क के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में। हमारे यहाँ लिखी गई थी, जिसके अंदर आर्ट ऑफ लविंग तो सिर्फ एक चैप्टर है, इसके लिए वो मशहूर हुई है। यिन और यांग का फिनोमेना कहाँ से आया? एशियन कल्चर से आया। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी उठा के देखें, अगर शिव इज़ पावर तो शक्ति इज़ वो गॉड, पार्वती। बैलेंस में चलती है, बैलेंस की बात होती है हमारे यहाँ। धरती माता है, हमारे यहाँ धरती पिता नहीं है। धरती एक औरत कंसिडर की जाती है। औरत की रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ को सिर्फ उसके बच्चे पैदा करने के साथ नहीं लिंक किया गया यहाँ पे। सो मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग बहुत ग्लोरियस कल्चर थे, हमारे यहाँ बहुत मसाइल थे, हमारे यहाँ कास्टिज़म की वजह से बहुत मसाइल थे। हर माशरे को क्रिटिक किया जा सकता है, एंशिएंट इजिप्शियंस को भी क्रिटिक किया जा सकता है, बेडुइन अरब कल्चर को भी क्रिटिक किया जा सकता है। कोई भी कल्चर क्रिटिसिज्म से मावरा नहीं है, आज़ाद नहीं है। मगर ये कहना कि बरसग़ीर पाक व हिंद के मर्द को औरत के साथ चलना नहीं आता इज़ इंटरनलाइज्ड सेल्फ हेट्रेड। ये जुमला एक ऐसा इंसान या ऐसी औरत बहुत इज्जत के साथ सिर्फ वही कहेंगे जिनका मॉडर्निटी का तस्वर गोरे से आता है, जिनको अगर आज भी ऑप्शन दी जाए कि क्या ब्रिटिश आपको दोबारा कॉलोनाइज़ करे तो बोलेंगे हाँ कर लें, हमसे तो बेहतर ही हैं। ये वो वाले अफराद बोलेंगे। ये वो वाले अफराद हैं जो कि लंदन जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, देर देखेंगे, बोलेंगे वाह कितना अच्छा मुआशरा है। मगर वो ये वाली बात नहीं याद करेंगे कि न्यूयॉर्क बनाया ही ब्लैक स्लेव्स ने था, जिनको आप अफ्रीका में जंगें गारत करने के बाद ख़रीद के अटलांटिक ट्रेड के ज़रिए यहाँ पे लेकर आए हैं। और बरतानिया की, जर्मनी की और फ्रांस की तो सारी की सारी दौलत, सारी की सारी वेल्थ कॉलोनाइजेशन की वजह से जमा हुई है। उनके पास तो अपना कुछ था ही नहीं। आपके यहाँ एक बंदा अपनी बेगम की मोहब्बत में आर्किटेक्चर की मिसाल कायम कर देता है, जो कि आज वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और हम कह रहे हैं कि हमारे मर्द को औरत से इश्क नहीं करना आया। हमारे यहाँ शोराओं ने गुर्बत में जाके एक औरत से मोहब्बत में खून के आंसू तक बहा दिए और उस पर दीवानों पे दीवान लिख दिए, और ऐसे ऐसे लिख दिए कि 500 साल और 400 साल गुजरने के बाद भी वो इश्क की मिसाल अपने अंदर कायम है कि बगावत की सियासत भी अगर आपने करनी हो तो अशार आपको वहाँ से उठाने पड़ते हैं। और आप कहते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद के मर्द को औरत को मोहब्बत की निगाह से देखना नहीं आया। सो मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। आई डू नॉट थिंक सो। इसमें अगर बहुत ज़्यादा आप मर्दों की तारीफ़ करें या आई डोंट नो आई मीन हाउ टू एक्सप्लेन दिस, Men are my favorite gender. तो मुझे ये बताएं, वैसे औरत के साथ फिर आपके ख्याल में वेस्ट में अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, ईस्ट में, एशिया में, साउथ एशिया में, उसके अंदर भी सब कॉन्टिनेंट के अगर मैं बात करूँ, बड़ी औरत अच्छी है, वाह वाह है, सब कुछ बैलेंस्ड, उसको मर्द ला के दे रहे, सब कुछ ठीक है, आप ये कहेंगे? नहीं, मैं अभी की वाली के मैं हरगिज़ ये वाली बात नहीं करूँगी। देखें अली, थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट। मगर ये कहना कि पाकिस्तान में औरत की हालत इसलिए बुरी है बिकॉज साउथ एशियन मैन बुरा है इज़ रेसिज्म। आपने मिजोजिनी को रेस के साथ लिंक कर दिया। दैट इज़ वेयर आई डिसएग्री विद यू।
ये हम कह सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या था। प्री कलोनियल हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जेंडर किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है, किस तरीके से जेंडर कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसकी वजह से औरत के ऊपर तशद्दुद नॉर्मलाइज्ड है। तो मैं बात समझूं, लेकिन ये कह देना कि नो ब्राउन मैन इज़ द प्रॉब्लम, द ब्राउननेस इन अ मैन इज़ द प्रॉब्लम, टेक्स अवे फ्रॉम वाइट विक्टिम्स ऑफ वाइट डोमेस्टिक वायलेंस। ये देखिए, कॉलोनाइजेशन का ना एक बहुत बड़ा सतून था जेंडर, जिसमें ये एक पूरा आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया गया था कि साउथ एशियन ब्राउन वुमेन आर एट रिस्क फ्रॉम देयर ओन मैन, हम तो उनको बचा रहे हैं। वो एक ये आर्ग्यूमेंट तो ये लेस किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा रखा गया था, ये आज भी किया जाता है विद ब्लैक वुमेन, जिसको ब्लैक वुमेन ने आके चेंज किया इस पूरी डायनामिक और इस रेटोरिक को। उन्होंने बोला कि नहीं जी, सबसे पहला ख़तरा हमें आज भी रेसिज्म की वजह से ही है। अगर हमारे 75% मर्दों को आपने जेलों में ना बंद किया हुआ होता और जेलों में वायलेंट कंडीशंस में बंद करके आपने उनके अंदर वायलेंस ना ठूसी हुई होती, तो वो उस कंसिस्टेंट परपेचुअल इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा को आके अपनी बेगम के ऊपर, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर इनैक्ट ना कर रहा होता। अगर बरसगीर पाको हिंद के मर्द ने 4 जनरेशंस गुलामी की ना देखी हुई होती, तो क्या आज वो वैसा ही होता जैसा वो आज है? मेरा जवाब में फिर ये सवाल भी है, मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दें और मुझे बाकी खवातीन या मर्द जो आर्ग्यूमेंट रेस करते हैं इस सवाल का जवाब दे दें। आई एम गोइंग टू हैव अ हेल्दी डिस्कोर्स ऑन इट। मैं कोई यहाँ पे खलील रहमान कमर की तरह, किसी और की तरह शैम्पू की बोतल पकड़ के मर्दों का सर धोने के लिए नहीं बैठी हुई। प्लीज़, मैं मर्दों की तारीफ़ यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कल्चर की तारीफ़ कर रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि मेरे कल्चर के अंदर, मेरे कल्चर के अपने अच्छे खासे फ्लॉज हैं, मैं उनको पॉइंट आउट करूँगी। कल्चरल रिफॉर्म हमारा हिस्सा है, हमारी ज़रूरत है, हमने करनी होती है। मगर मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं हमारा कल्चर ही गलत है, क्योंकि हमारे कल्चर की बहुत सी गलतियाँ हम पे थोपी गई हैं, हम पे कॉलोनाइजेशन ने आके अप्लाई की हैं, या हमारे कल्चर ने इवॉल्व किया है, डिवॉल्व किया बल्कि नेगेटिव तरीके से, बाय अडॉप्टिंग सर्टन वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस इन रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल एंग्जाइटीज़ ऑन इट। इसको अगर मेरे जिसम मेरी मर्ज़ी को भी थोड़ा आप इस एंगल से देखें तो फिर क्या है? अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, जनरली वो जो एक थीम पाकिस्तान में चलता है या बाहर आउटसाइड भी देखें औरत के हुकूक़ के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो उसको ऐसे मेरा जिसम तो किसकी मर्ज़ी होगी, किसकी मर्ज़ी होगी? मेडिकली तो हम लोग इंटरसेक्स चिल्ड्रन की सर्जरीज़ के भी खिलाफ है ना। हम कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा, बच्चे को आप नॉर्मल बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करें, अनलेस का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोई नहीं है। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा अपने जिस्म का फ़ैसला खुद करे, वरना मेरा जिस्म किसकी मर्ज़ी, फिर किसी और की मर्ज़ी। तो ये औरत से उसकी मर्ज़ी इसलिए छीनी जाती है बिकॉज आपने औरत को एक तौलीदी ऑब्जेक्ट के तौर पे क्रिएट किया हुआ है ना। औरत का काम है रिप्रोड्यूस करना। अगर औरत कहती है मैंने रिप्रोड्यूस नहीं करना, तो इसमें क्या गलत बात है? हाँ, शादी के अंदर रिप्रोडक्शन बहुत से, अगर लेट्स से मैं एक औरत हूँ और आप एक मर्द हैं और आप चाहते हैं कि हमारी बेबीज़ हों, एंड यू वांट टू मैरी मी एंड आई वांट टू मैरी यू, लेकिन आई एक्चुअली डू नॉट वांट चिल्ड्रन, तो मेरी और आपकी एज एडल्ट्स हमें ये वाली बात शादी से बहुत पहले कन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए ना। आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप अपनी बॉडी को कैसे देखते हैं, मैं अपनी बॉडी को कैसे देखती हूँ, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, और उसके मुताबिक फिर हम फैसला करें कि हम रिश्ता इज़्दिवाज के अंदर मुंसलिक हो सकते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ तो शादी को मजबूरी के तौर पर थोप के लड़की के ऊपर सर पर डंडा रख के शादी करा दी जाती है, लड़के की भी करा दी जाती है। लड़के का पता दिलचस्पी ना उस लड़की के अंदर, उस टाइप की लड़की के अंदर। लड़के को पता है एज अ मैन, उसको पता है कि भाई मुझे किस किस्म की औरत पसंद है, इस किस्म की औरत मुझे कंप्लीट करती है एक तरीके से, मुझे एज अ मैन अच्छा लगता है कि अगर मेरे साथ इस किस्म की औरत हो। और आप उस औरत का एग्जैक्ट ऑपोजिट तलाश करके माँ बाप अपनी मर्जी से लड़के की उससे शादी करा दें, क्या ये ज़्यादती नहीं है उसके साथ? बिल्कुल ज़्यादती है। दिस इज़ रॉन्ग विद हिम। तो मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी वहाँ पे भी अप्लाई होता है कि भाई क्या मतलब है, जिनसियत एक बहुत अहम जुज़्व है ज़िंदगी का, और अगर एक मुस्लिम होने के नाते मुझे इस जिनसियत को निकाह के रिश्ते में या शादी के रिश्ते के अंदर ही सिर्फ एक्सप्लोर करने की इजाज़त है, तो फिर मुझे फ्रीडम दो ना कि मैं एक बाशऊर बालिग मर्द होने की वजह के होते हुए मुझे जो चीज़ पसंद है मैं अपनी उस तरीके से अपनी एक चीज़ क्रिएट कर सकूँ। अ गर्ल दैट आई लाइक, अ गर्ल जिसके साथ मेरी सिमिलर वैल्यूज़ हैं, अ गर्ल जिसके लाइफ गोल्स मैं शेयर कर सकता हूँ, उसके अपने लाइफ गोल्स हैं, मेरे अपने लाइफ गोल्स हैं, मगर हमारी कॉन्फ्लुएंस है, हमारे गोल्स आपस में मैच करते हैं। तो मैं तो मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी को इस तरीके से देखती हूँ कि भाई किसका फिर किसकी मर्ज़ी, अगर आपका जिस्म है तो फिर किसकी मर्ज़ी, अगर अपनी तो फिर किसकी मर्ज़ी, कौन करेगा आपके जिसमें मर्ज़ी? माँ बाप की मर्ज़ी। पाकिस्तान की पेरेंट्स की हम लोगों ने हालत देख ली। अगर पाकिस्तान के पेरेंट्स को पेरेंटिंग करनी आती होती तो आज हम लोगों की ये हालत ना होती। साहिल हदीम वुड नॉट हैव बीन दिस हिट। आई थिंक 80% ऑफ द इमोशन दैट ही हैज़ बिल्ट हिमसेल्फ अप ऑन इज पेरेंटल टॉर्मेंट। बच्चों को माँ बाप से गुस्सा था, वो गुस्सा एक्सप्रेस कर नहीं सकते क्योंकि बड़ों की इज़्ज़त और माँ बाप की इज़्ज़त होती है। उसने उनको एक बहुत अच्छे तरीके से एक इस्लामिक आउटलेट दिया, साइकोलॉजी को और पॉप साइंस को मर्ज करके उसके अंदर, एंड वोला ही इज़ अ ब्रिलियंट सक्सेस नाउ। सो पेरेंट्स को देंगे अपने जिस्म की मर्ज़ी, डॉक्टरों को देंगे, किसको देंगे? रियासत को देंगे।
आप अपने जिस्म देंगे रियासत को कि रियासत फैसला करेगी मेरे लिए कि मुझे अपने जिस्म के साथ क्या करना चाहिए कि नहीं? ये वाली रियासत जो कि टैक्स नहीं जमा कर सकती ठीक तरीके से, बिजली आपको नहीं फराहम कर सकती, कमोड नहीं लगाने आते ऐसे, ये आपके जिस्म का फैसला करेगी, तो भाई किसकी मर्ज़ी? फिर जिसको मर्ज़ी आपने देनी है हिसाब भी उसी से दिलवाओ। जन्नत के और दोज़ख के ख्वाब भी देखने बंद कर दो, ख़ुद को मोमिन कहना भी बंद कर दो। हिसाब किस चीज़ का दे रहे हो? अगर मर्ज़ी किसी और की है तो फिर ग़ुलाम बन जाओ, फिर तो स्लेवरी को लीगलाइज करा देना। अगर जिस्म की मर्ज़ी आपने अपने पास रखनी नहीं है तो कोर टेनेंट ऑफ ह्यूमन लिबर्टी क्या है? आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, आई एम अ कंप्लीट बीइंग विद इन माई सेल्फ। तो बॉडी की इंटेग्रिटी तो यहाँ पे आके लाई करती है। अगर आपने मेरा जिस्म मेरी मर्जी हटा दी है फिर तो आप स्लेवरी को लीगलाइज कर दें। ये जो औरत की बॉडी को शेम करना या 2% की औरत के ना खलील कमर की आजकल बड़ी वीडियो भी वायरल है, उस पर आप कैसे टेक लेंगे? वैसे जो हरकतें उसकी थी, जो बातें उसकी थी, सोसाइटी तो रिएक्ट कर रही है, सारा एग्रेसिवली जिस तरह का उसको रिस्पॉन्ड किया, जो वल्गैरिटी या जो एक सिक्सेस्ट रिमार्क्स वो पेश करते हैं उनके हिसाब से तो अब ये नहीं कहना चाहिए उनके साथ अच्छा हुआ है, लेकिन ज़रा बेहतर तो उनकी हरकतें He had it coming. आप जब इतना बड़ा झूठ के सतून पे अपने आप को खड़ा करोगे तो कभी ना कभी तो आप गिरोगे, किसी ना किसी के साथ तो होगा। हर किसी ने ज़िंदगी में झूठ बोलेगा, मैंने भी बोले हुए हैं, कैमरा पे बोले हुए हैं, ऑल ऑफ अस हैव लाइड। लेकिन ओकेजनल लाइंग इज़ वन थिंग, लाइज के ऊपर अपनी पूरी पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्ट करना, समडे इट विल ऑल कम टॉपलिंग डाउन, यू विल कम क्रशिंग डाउन, एंड आई एम वेरी हैप्पी इट हैज स्टार्टेड विद हिम। 2-3 और लोगों के साथ भी होना चाहिए। उन 2-3 लोगों में से कुछ का तो मैंने जिक्र भी किया आज की हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर, एंड आई होप कि वो देखें, उनको कारमा से ज़रा डर लगेगा कि कभी ना कभार तो आपको गिरना होगा किसी ना किसी जगह पे। सो 2% की औरत कहना मेरे ख्याल से औरत को, एक तो ये टर्म बड़ी रेसिस्ट है ना, टक्का जो है वो बंगाली करेंसी थी, हम उनको अपने आप से इन्फीरियर समझते थे, आज हमसे वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। टक्का मेरे ख्याल से बेहतर है रुपये से, बहुत बेहतर है, तो मैं तुम्हें 2 रुपये की औरत कहना चाहिए असूली तौर पर तो। और फिर ये कि 2 रुपये की अगर औरत होती है फिर 2 रुपये का मर्द भी होता होगा और 2 रुपये का ख्वाजा सराबी होता होगा। तो सवाल बेसिकली यही बनता है ना, 2% की औरत हम तब कहते हैं कि तुम बाजार में बिकने वाली हो, कि तुम्हें ख़रीदा जा सकता है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप तो मुफ्त में बिक गए, आप तो फ्री आ गए, आप तो वो शैम्पू के साथ, वो नहीं जो प्रमोशन में साथ मुफ्त चाट मसाले का डिब्बा आता होता, आप तो वो थे। तो यानी कि चलो 2% की औरत तो फिर बेहतर है, उसको 2% तो नसीब हुए हैं सर, आप तो फ्री में गए हैं साथ में। इसमें पाकिस्तान के अंदर अगर राइट्स की बात करें, चाहे वो वुमेन हो, मेल हो, ज़िया के इस्लामाइजेशन का कितना रोल है थोड़ा सा सोसाइटी को सप्रेस करने में या ओवरऑल एक डिल्यूजन काइंड ऑफ एक सिचुएशन क्रिएट करने में? देखिए, पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन के अंदर बहुत से लोगों का रोल है, और पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन अगर हम लोगों ने देखनी है तो हम लोगों को फिर 1911 से शुरू करना होगा, हम लोगों को मुस्लिम लीग के एडवेंट से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, इस हमाम में फिर सब नंगे हैं, इसमें कोई सा फ़िक्का, कोई सा सेक्ट, नोबडी इज़ बरीउल इल्ज़ाम फ्रॉम इट, एवरीबॉडी हैज़ हैड अ रोल टू प्ले। वो एक अर्ली 1900s का जो ज़माना था, वो एक नेशन स्टेट्स का ज़माना था, वो एंडिंग ऑफ मोनार्की का एक ज़माना था, एक रेड अगेंस्ट द वर्ल्ड, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का एक ज़माना था। ये तमाम फ़िलासफ़ीज़ आ रही थी और उस ज़माने के कुछ फ़लसफ़ा निगारों ने और उस ज़माने के कुछ एलीट अशरफिया ने बैठ के कुछ चीज़ें सोची, उसके जवाब में कुछ मॉडल्स तैयार किए, उनके जवाब में भी आगे से कुछ मॉडल्स तैयार किए गए, और यूँ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद के अंदर आया। यानी कि द टर्म इटसेल्फ पाकिस्तान, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत इन London. The irony of it. So the Islam of Pakistan, जो इस्लाम पाकिस्तान के अंदर लगाया जाता है, ये तो इन्वेंट ही कहीं और हुआ है। ज़िया का इस्लाम तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के अंदर इन्वेंट हुआ था। तो व्हाट इस्लाम आर वी टॉकिंग अबाउट? तो जब हम पाकिस्तान को डीकॉलोनाइज करने की बात करते हैं ना, तो हम पाकिस्तान को याद रखें, पाकिस्तान की कॉलोनाइजेशन सिर्फ गोरे ने नहीं की, पाकिस्तान की कॉलोनाइजेशन पाकिस्तान की अशरफिया ने भी की है, ब्राउन मैन और ब्राउन वुमन ने भी की है, who was in cahoots with, who was in the beds of the white man sitting abroad. और पाकिस्तान की कॉलोनाइजेशन को समझने की ज़रूरत हमें ना ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के कॉन्सेप्ट से है कि देखें, गोरे को हमेशा एक वायलेंट एंग्री मुस्लिम मैन का इमेज चाहिए होगा अपनी मिलिट्री माइट को जस्टिफाई करने के लिए। वाई इज़ देयर अ नीड फॉर द US मिलिट्री? हु आर दे फाइटिंग? अमेरिका इतना एडवांस्ड मुल्क है, तो अमेरिका को फ़ौज की ज़रूरत क्यों है? अमेरिका पे कौन हमला करने वाला है? कौन? 70 तक रूस था, तोड़ दिया। चाइना पे वहाँ से कैसे हमला करेगा? पूरा पैसिफिक ओशन पार करके चाइना जाएगा, फिर आके आप पे हमला करेगा। चाइना ने बोल दिया कि मैं वॉर नहीं चाहता, हाँ मेरे साउथ चाइना सी में नहीं आना, मेरे नॉर्थ चाइना सी में नहीं आना। अमेरिका को अपनी वॉर और मिलिट्री माइट को जस्टिफाई करने के लिए, और मिलिट्री जो माइट अमेरिका की वो सिर्फ फौजी नहीं है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देता है अमेरिका का प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को। खाना तक तो इन फौजियों का प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ला के देते हैं।
अमेरिका के, क्योंकि कैपिटलिज्म है ना, हर चीज़ प्राइवेटाइज्ड है वहाँ पे। ये पूरी एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अमेरिका ने इसको जस्टिफाई करना है, और इसकी जस्टिफिकेशन के लिए अमेरिका नीड्स somebody, and that somebody nowadays for a past many decades now has been the angry Muslim man. So अमेरिका हमेशा इन्वेस्ट करेगा in creating this angry Muslim man, हमेशा। वो फतेह के और PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जवाब में हमास भी पैदा करेगा, वो अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी के जवाब में तालिबान भी पैदा करवाएगा, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जवाब में ज़ियाउल हक भी तैयार करवाएगा। वो हमेशा ये वाले काम करेगा, ये उसके हक में है, ये उसके फेवर में है। आप देखेंगे जब भी एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंसी आती है या आने वाली होती है, तो सडनली पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामिस्ट सड़कों पे आ जाते हैं, धरने होना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, गायबाना नमाज जनाजे होने स्टार्ट हो जाते हैं। अमेरिका 2010 के अंदर एक अपनी एम्बेसी के अंदर LGBT का इवेंट करता है, प्राइड इवेंट करता है कॉन्सुलेट के अंदर फॉर इंटरनेशनल कॉन्सुलर स्टाफ। विद इन 24 आवर्स पूरी की पूरी जमात इस्लामी मोबिलाइज्ड है LGBT के ख़िलाफ़, और सड़कों में प्रोटेस्ट कर रही होती है। और पाकिस्तान की जो अपनी कम्युनिटीज़ हैं उनको शायद LGBT की टर्म का पता भी नहीं है कि ये टर्म एग्जिस्ट भी करती है। सो द कंजर्वेटिव वाइट मैन और द मिलिट्री माइंडेड वाइट मैन इज़ ऑलवेज गोइंग टू नीड एन एंग्री वाइट मुस्लिम मैन, एंड द टू आर ऑलवेज, जितनी दुश्मनी कर लें ऊपर से, दे फीड ईच अदर, दे बोथ जस्टिफाई ईच अदर्स प्रेजेंस, विच इज़ वाई वन इज़ नेसेसरी फॉर द अदर। अगर अमेरिका के एंड से ये अग्रेशन ना हो तो आपको मुसलमान तालिब की ज़रूरत कहाँ रहेगी? हु डज़ ही हैव टू फाइट देन? तो फिर किसको फाइट करेगा? कि फिर डेमोक्रेसी का चैंपियन बन के अमेरिका के रोल को आप कैसे देखते हैं? यूएस की इतनी बड़ी इंटरफेरेंस है डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को, वुमेन एम्पावरमेंट को, सोशल पूरा जो डेवलपमेंट सेक्टर है पूरा, फिर वो मिसलीड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग फार्स, इट्स अ वेरी बिग फार्स। एंड वाई इज़ इट कि जितना भी डेवलपमेंट बजट है अमेरिका का वो स्टेट डिपार्टमेंट से आता है, उसका कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। फ्रॉम दी अमेरिकन पीपल लगाना ज़रूरी है, मैंडेटोरी है USAID के हर प्रोजेक्ट के अंदर, फ्रॉम दी अमेरिकन पीपल। ये वो अमेरिका की सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए। एंड आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद इट, आई एम ग्लैड कि वो पैसा आ रहा है और वो लग रहा है कहीं ना कहीं पे, लेकिन वाई दैट मनी? वो सारे का सारा पैसा रेपरेशंस में दे देना। जितना पैसा आप लोगों के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, क्वान्टिफाई करें कि आप लोगों से ब्लैक लोगों पे कितना डैमेज हुआ है, और हर ब्लैक इंसान को वो रेपरेशंस दें। और जिन जिन कंट्रीज से आपने स्लेवरी की, सियरा लियोन हो गया, लाइबेरिया हो गया, वो पैसा फेंके मत करें ना। एड FCDO ख़त्म करें ना, ब्रिटिशर्स जितना लूट करके सबसे पहले वो वापस करें, रेपरेशंस दें। रेपरेशंस ओवर एड। मैं तो एड के हक में नहीं हूँ, मैं रेपरेशंस के हक में हूँ। रेपरेशंस दो, डैमेज किया है तुम लोगों ने, हमें खाया है, हमारी जेनेटिक्स मॉडिफाई हो गई है, आपको पता है। विंस्टन चर्चिल के लगाई हुई कहत की वजह से, जो कि आज बहुत से पाकिस्तानी लिबरल्स उसको गोदी में उठा के फिरते हैं, चर्चिल की कोटों से वो स्टार्ट करते हैं अपने पॉडकास्ट। उसने इतनी कहत साली की थी बंगाल के अंदर और सदर्न इंडिया के अंदर कि हमारा जेनेटिक्स ऑल्टर हो गई हैं ऑन हाउ वी प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स। रेपरेशंस कौन लेगा उनसे? उधर यस बॉस करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान को लिबरल ना होने में या एक रिलीजन को मिसयूज़ करने में एस्टेब्लिशमेंट का कितना बड़ा रोल है? सारा रोल ही एस्टैब्लिशमेंट का है। और देखें, लिबरल तो एक बहुत पॉलिटिकल टर्म है। लिबरल के तो हज़ार मतलब और है ना। लिबरल का सबसे पहले फंडामेंटली मतलब ये है कि रियासत मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, और एज बिकॉज रियासत मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर रही तो फिर रियासत लोगों की ज़िंदगी में भी इंटरफेयर नहीं करेगी। हमारे यहाँ तो हिसाब ही गलत है, हमारे यहाँ कुछ और ही है। मार्केट में रियासत इंटरफेयर करती है रिच को फेवर करने के लिए, और लोगों की ज़िंदगियों में रियासत इतना टेक्निकली इंटरफेयर नहीं करती। मैं यहाँ पे नाजिश ब्रोही के आर्ग्यूमेंट से एग्री करूँगी, जो काफ़ी सक्सेसफुल ऑथर है, कि कम टू थिंक ऑफ इट, मिज़ोजिनी के ख़िलाफ़ अक्सर औक़ात रियासत रिफ्यूज भी बनी है लॉज के ज़रिए। अब वो अलग बात है कि रियासत के मैकेनिज़म्स, ब्यूरोक्रेसी इतनी कच्ची है कि उसको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करना आता, और जुडिशरी इतनी स्लो है कि वो जस्टिस डिस्पेंस नहीं कर सकी। लेकिन रियासत ने अक्सर औक़ात रिफ्यूज भी बनने की कोशिश की है, ट्राइबल वायलेंस के ख़िलाफ़, एथनिक वायलेंस के ख़िलाफ़, एट्सेट्रा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जो एक लार्जर गेम होती है, जिसके अंदर उन्होंने रिलीजन को प्ले करना होता है, और बहुत बुरे तरीके से प्ले किया आज तक। और 70s, 80s, 90s, 2000s में तो बहुत, ये 4 डेकेड्स बहुत बुरे तरीके से प्ले किया गया। और उसमें मुशर्रफ ने आकर थोड़ा सा कोर्स करेक्ट करने की थोड़ी बहुत हमारे पास कोशिश की है। सो ये इतना ज़्यादा आप गंदा कर चुके हुए हैं ना कि अब इससे निकलते हुए आपको आगे 40 साल और लगेंगे, इससे बहुत सी जानें जाएंगी।
क्योंकि what you have done is you have created a new form of capital. It is called religious capital now. अब इसमें आपने posturing करनी है. अब फिजा अली recently she got divorced. Now she wants to come back into media and she wants to become famous. So what is the easiest thing for her to do? Make fake phone calls. एंड कि मुझे कोई लड़की फ़ोन कॉल करे, बॉयफ्रेंड के बारे में बात करे और मैं उसको इस्लाम के ऊपर लेक्चर दूँ एक्टिंग करके. हालांकि अब से 3 महीने पहले तक मेरे ख्याल से वो नाच रही थी कहीं पे, लेकिन उनको बताया गया कि बीबी ये नाच नाच के कूल गर्ल बन के तुम नहीं प्रमोट हो सकती, तुम्हें मजहबी होने की ज़रूरत है. सेम थिंग विद मारिया भी, सेलिंग रिलीजन. सो रिलीजन को हमने कैपिटल में टर्न कर दिया हुआ है और बहुत ये वेपनाइज कर दिया हुआ है हम लोगों ने साथ में इसको. और कि कोई भी इंसान मजहबी होने की झूठी एक्टिंग करे और साथ ही में अपने अपोनेंट के ऊपर गैर मजहबी होने का दावा लगाए. मैं मॉब लिंचिंग पे यार था, जो मॉब लिंचिंग का गेम पाकिस्तान में बना हुआ है. आप मुझे नहीं पसंद है, आपके साथ मेरा कोई कॉन्फ्रंटेशन है, कोई कंपटीशन है, कोई रोल है, मैं आपको आग लगाऊँ क्योंकि भाई इस बंदे ने आके कोई कुरान की या किसी और चीज़ की बेहुरमती की है. ये पूरा कल्चर फिर ऐसे ही चलेगा या कोई बेहतरी भी आ सकती है. जिन्होंने स्टार्ट किया था मॉन्स्टर को तो फ्रैंकनस्टाइन नहीं कंट्रोल कर सकता है ना, वो कैसे कंट्रोल करेगा? जिसने स्टार्ट किया था कल्चर, हाउ इज़ दैट पर्सन गोइंग टू डू इट? वो तो पर्सन गया, वो पर्सन तो उड़ गया आमों की पेटियों के साथ. सो मैं ये पर्सनली समझती हूँ कि पाकिस्तान अगर ट्रूली तौर पर ट्रूली हकीकी तौर पे अगर एक जमहूरी मुल्क बनना चाहता है तो हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स की जानिब से लगाए हुए जितने भी कवानीन थे उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए और एक पार्लियामेंट्री रिव्यू बिठाया जाए उसके ऊपर. पूरी पार्लियामान उसको रिव्यू करेगी और तब हम आगे चलें. मैं ये नहीं करेगा सारे पॉज हो जाएं, घरों में रोटियां खाना बंद कर दें जब तक वो रिव्यूज़ नहीं होते, मगर दैट नीड्स टू बी डन. ईच एंड एवरी सिंगल अमेंडमेंट मेड बाय अ डिक्टेटर, each and every single ordinance passed by a dictator, each and every law passed by the parliament under the dictator needs to be reviewed. पाकिस्तान की अगर पूरी ओवरऑल 77-80 ईयर्स से आप ऑलमोस्ट निकालें 47 अब तक, तो आधा तो डिक्टेटर ही रूल कर चुका है. और जो लॉज बने, पीसीओ जजेस लगे हैं, जो भी मामला हैं, अंडू तो हो नहीं सकते. टेक्निकली कैसे अंडू होंगे? वैसे अभी भी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में वैसे 2024 में. ये तो है नहीं है, लेकिन जानना है ना हमें, बने हुए तो सिर्फ 70 साल हुए हैं. अमेरिका में तो अब तक सिविल वॉर हो चुकी है, सिविल वॉर के रिजल्ट में वो कंट्री दोबारा यूनाइट हो चुकी है. पाकिस्तान को थोड़ा सा ये भी तो देना. वी आर अ वेरी यंग कंट्री, वी हैव ओनली बीन अराउंड फॉर 75-76 ईयर्स. 75-76 ईयर्स में हमारा इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल अभी है, डायरेक्ट मिलिट्री रूल बीच में रह चुका है. सो ट्रूली डेमोक्रेटाइज होना. और अभी भी पाकिस्तान के बेशतर ऐसे हैं जो कि खुद को पाकिस्तानी मानते ही नहीं हैं. वो कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से ही बागी हैं, हम एक सेपरेट नेशन स्टेट हैं. तो पाकिस्तान तो अभी ट्रूली फॉर्म ही नहीं हुआ. पाकिस्तान का कैरेक्टर ही अभी तक ट्रूली फॉर्म नहीं हुआ. एंड अ लॉट ऑफ दिस ब्लेम ऑफ कोर्स गोज टू आवर फाउंडिंग फादर्स. आई यूज द टर्म फादर्स एंड नॉट फादर बिकॉज दे शुड हैव हैड अ मॉडल. इट्स आयरॉनिक दैट नेहरू हैड अ 200-page प्लान. इंजना हेड और सुनाए बारिश बहुत प्यारी हो रही है. बारिश के मौसम में पकौड़े और समोसे खाना बहुत अच्छा लगता है. ट्रू. लेकिन बस उम्मीद ही कर सकते हैं एक तो बैठ के, लेकिन आई डोंट नो, लाइक आई एम बिट ऑप्टिमिस्टिक एट द सेम टाइम बिट पेसिमिस्टिक कि क्या बेहतर होगा. बट आपकी बात बिल्कुल सही है. अमेरिका को 2 सेंचुरीज लगे इस प्रोसेस में यहाँ आने में, और पाकिस्तान को 60-70 साल लगे. एंड द लेगेसी ऑफ स्लेवरी, दैट वन अमेरिकन प्रेसिडेंट व्हेन ही ट्राइड टू अनडू इट, तो पूरी एक सिविल वॉर हो गई. पूरी सिविल वॉर होगी. देखिए अमेरिका का जो ग्लोबल रोल है मैंने उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन अमेरिका ने अपनी स्टेट मेकिंग के लिए भी तो बहुत एफर्ट्स की हुई हैं. हमें ये भी देखना पड़ेगा. सो देयर हैज़ बिन क्वाइट अ लॉट दैट हैज़ हैपेंड. उनके फाउंडिंग फादर्स ने रिलीजन को स्टेट से सेपरेट किया था, जिसको अब ट्रम्प दोबारा आके अंडू करने की कोशिश कर रहा है. उसके बगैर तो अब आगे जा ही नहीं सकते. रिलीजन को स्टेट से सेपरेट किए बगैर आप नहीं जा सकते. चलिए पॉलिटिक्स की बात टच हुई है, तो वाई ANP, वाई नॉट पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और या कोई और पार्टी? ANP में क्या आपने देखा? आइडियोलॉजिकली देखा या उन्होंने कोई CC में आपको बता दिया तो भाई अच्छी पोस्ट मिल गई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ गए तो चलें, क्या हुआ वैसे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अवामी नेशनल पार्टी की सेंट्रल कैबिनेट मेंबर इलेक्ट हुई हूँ इन अप्रैल. इलेक्शंस का उनका मैनिफेस्टो एक्सप्लेनर मैंने शूट किया था इन जनवरी. तो मुझसे अप्रैल का तो वादा नहीं किया जा सकता ना कि आपको आज से इतने महीने के बाद हम इलेक्ट करवाएंगे, और इलेक्शंस होते हैं हमारे बाकायदा. और मुझे काफ़ी ऑफेंसिव लगा आपका सवाल, एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज एंड प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड. नो इट्स ऑलराइट. मुझे आपका सवाल इसलिए ऑफेंसिव लगा है बिकॉज मुझे ये नहीं समझ आती कि बहुत से लोग ये क्यों कहते हैं वाई ANP, वाई नॉट सम अदर पॉलिटिकल पार्टी. यानी कि आप मुझे इस जवाब के ज़रिए कायल कर रहे हैं कि मैं अवामी नेशनल पार्टी की खूबी कोई बयान ही ना करूं, मैं उसको कंपेयर करूं बाकी सियासी जमातों के साथ और फिर अवामी नेशनल पार्टी की तरफ आऊँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है. माना कि हमारी ऑफिशियल बर्थडे 1986 में होती है, मगर वो इसलिए होती है बिकॉज भुट्टो साहब उससे पहले नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर चुके थे.
और नेशनल अवामी पार्टी भी इसलिए बनी थी बिकॉज जिन्ना साहब खुदाई खिदमतगार को 48 में बैन कर चुके थे खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को. सो वी स्टार्ट एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन. वी आर द ओनली एक्टिव पोलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान राइट नाउ जिसकी हिस्ट्री है कलोनियल रेजिस्टेंस की. मुस्लिम लीग वॉज फ्रेंड्स विद द ब्रिटिश. ये तो आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में पढ़ाया जाता है. जो 3 नुकात थे उनके, वो क्या थे? लेट्स बी फ्रेंड्स विद ब्रिटिशर्स. दैट्स व्हाट इट वाज. अवामी नेशनल पार्टी का उस ज़माने में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट थी. हमारा तो ये मंशूर बिल्कुल भी नहीं था. वी टॉक्ड अबाउट खलखा और अखबाल इख्तियार. वी टॉक्ड अबाउट कि हमारा लैंड है, हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर. वी हैव द कैपेसिटी टू गवर्न आवरसेल्व्स. वी डू. वी हैव बीन डूइंग सो फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स. अवामी नेशनल पार्टी हमेशा पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी रही है हर क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर. अगर खान वली खान साहब साइन ना करते 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन वुडंट हैव एग्जिस्टेड. सो अवामी नेशनल पार्टी के साथ मैं इसलिए हूँ बिकॉज अवामी नेशनल पार्टी का मंशूर बहुत क्लियर है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक राइट्स. हम लोग कैपिटलिज्म में बिलीव नहीं करते. हम बिलीव करते हैं कि हमारी रियासत को मैकेनिज़म्स पैदा करने चाहिए कि वो वेलफेयर को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को डिवॉल्व करके डिवॉल्व पॉलिटिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए और गारंटीड फाइनेंसिंग के ज़रिए आम आवाम के डोर स्टेप तक पहुँचाए. अवामी नेशनल पार्टी बिलीव्स दैट यू शुड नॉट हैव टू पे अ लॉट और आइडियली एट ऑल टू गेट हेल्थ केयर और टू गेट एजुकेशन. जब आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं जा रहा अपने बच्चे की आला मयारी तालीम पे और अपने ख़ानदान के आला मयारी इलाज पे, तो वो पैसा आप लगाएंगे दुकानों पे, कारोबारों पे. आपकी मार्केट्स डेवलप होंगी, इकॉनमी का एक फ़्लो हमारे पास कायम होगा. अवामी नेशनल पार्टी एक प्रोग्रेसिव यानी कि तरक्की पसंद जमात है विच इज़ ग्रेट फॉर अ नेशनलिस्ट पार्टी बिकॉज साइमल्टेनियसली हम लोग अपनी एथनिक रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हम लोग तरक्की पसंद हैं. हम ये समझते हैं कि स्कूल्स होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए, नए डिसिप्लिन्स होने चाहिए, नई एजुकेशन स्ट्रीम्स होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. हम किसी ट्राइबल फैंटेसी के अंदर नहीं बैठे हुए कि वो 800-500 साल पहले हमारे कबीले की औरतें बुर्का डालती थीं और एक ही तंदूर पे जुम्मे के रोज़ जाकर रोटियां लगाती थी, तो आज भी 2024 के अंदर यही होना चाहिए. हम रियासत पाकिस्तान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि रियासत पाकिस्तान की बच्चियों को स्कूलों में जाना होता है. सॉरी, पाकिस्तान का उस पूरे एरिया के अंदर, ख़ित्ते के अंदर, पख्तूनख्वा के ख़ित्ते के अंदर पहला लड़कियों का कॉलेज बादशाह खान बाबा ने बनाया था अपने घर के अंदर. सो मैं अवामी नेशनल पार्टी के साथ इसलिए हूँ बिकॉज वी आर वेरी क्लियर ऑन द सोशल फ्रंट, वी आर वेरी क्लियर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड वी हैव अ फिलॉसफी दैट गवर्न्स इट ऑल. एंड व्हाट इज़ दैट फिलॉसफी? प्रोग्रेसिविज्म. कि हमें तरक्की पसंद होने की ज़रूरत है. लैंग्वेज को प्रिजर्व करो और सिर्फ पश्तो को नहीं, हिंदको को. गंधारा हिंदको प्रिजर्वेशन बोर्ड ANP ने बनाया है. चित्राली की करिकुलम की पहली किताबें अवामी नेशनल पार्टी ने तैयार कराई हैं. सो ये दिस इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सराइकी की पख्तूनख्वा के अंदर. सो दीज आर ऑल द रीजंस. आई मीन ऑन टॉप ऑफ दैट, बाय द वे, फॉर एवरीबॉडी ऑल्सो वॉचिंग एट होम, अवामी नेशनल पार्टी डज नॉट हैव अ विमेंस विंग. वी डू नॉट हैव अ जेंडर विंग. एवरीबॉडी सिट्स इन द मेन कैबिनेट हॉल. देयर इज़ नो विमेन. औरतें साइड पे चली जाएं विमेंस कैबिनेट में और मर्द सारे आके इधर बैठ जाएं. सॉरी, वी हैव वन सिंगुलर लार्ज कैबिनेट विच हैज़ बिन हेडेड बाय वुमेन बिफोर एज वेल. तो फिर इतनी लिमिटेड हो के बहुत ज़्यादा KP की हद तक, KP में कुछ डिस्ट्रिक्ट तक क्यों वो इतनी लिमिटेड हो गई? मल्टीपल रीजंस हैं. अब मैं पॉलिटिकल जवाब आपको दूं. मेक इट शॉर्ट. आई मीन नॉन पॉलिटिकल, रियलिटी बेस्ड बताएं. रियलिटी बेस्ड टॉक शो की तरह अगर हम बात करेंगे तो फिर बहुत जाना चाहती कि बताएं ना आपको कौन सा वाला मोड चाहिए मेरा. नहीं, रियलिटी वाला मोड बताएं. और मल्टीपल रीजंस हैं. एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि NAP के ऊपर जब पाबंदी लगाई गई और उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी बनी 1986 के अंदर, तो देयर वाज वेरी लिटिल दैट वी कुड डू. सिंधी तहरीक हमसे अलग हो चुकी हुई थी. पंजाब बेस्ड जो हमारे पास पार्टीज़ थी वो हमसे अलग हो चुकी हुई थी. BNP बन चुकी थी हमारे पास, मेंगल साहब की जो है. सो जो रीजनल पार्टीज़ थी वो जुदा हो चुकी हुई थी. तो वो जो एक ग्रैंड नेशनल क्वेश्चन था पाकिस्तान का, जो हम ये समझते थे कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ कौमियतों पर मबनी एक मुमलिकत है और ये इसी थ्रू आगे चलेगी अगर हम लोग डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म को सामने लेकर आएँ. इट वॉज ब्रिलियंट, राइट? नेशनल अवामी पार्टी, लाइक जरदारी साहब के वालिद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. पंजाब से हमारे सदर रह चुके हैं, बंगाल से हमारी रिप्रेजेंटेशन रह चुकी है. सो लाइक वाओ. एंड नाउ हम लोगों को लगता है कि तो एक नैरो पश्तून नेशनलिज्म वाली पॉलिटिकल पार्टी है. सो वी वर कट डाउन एंड दैट इज़ वाई तब आपकी हमें लिमिटेशन ही आपको नज़र आती है कि वी बीन फोर्स्ड इनटू दैट रोल. बट आई ऑल्सो, एंड दिस इज़ अ नॉन पॉलिटिकल नॉन टॉक शो आंसर, एमल वली खान जो कि हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ क्वाइट क्लियर अबाउट दिस
कि वी आर अ पैन पाकिस्तान पार्टी, हम पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है, हम सिर्फ पश्तून इलाके की नुमाइंदा जमात नहीं है, विच इज़ वाई ही ऑल्सो हैज़ इंसिस्टेड कि हम लोग अवामी नेशनल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान और अवामी नेशनल पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर भी शुरू करें। कि ये क्यों है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 मकबूजा कॉन्टेस्टेड खित्ते जो हैं उनके नेशनल क्वेश्चन को हमारी पार्टी में शामिल ही नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट लेट्स सी। चले, बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई है, कुछ लाइटर नोट पे इसको ले जाते हैं, फिर उसके बाद एंड कहते हैं। शादी का कोई प्लान है आपका, या फेसबुक के बड़े वायरल आपके थंबनेल्स बनते हैं, किसी मुल्ला ने या किसी शेख ने आपको प्रपोज किए हुए से? अल्लाह, मुझे किया है कुछ शेखों ने प्रपोज, लेकिन जिन शेख बेचारों के थंबनेल बनते हैं उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया। ही इज़ अ हैप्पीली मैरिड मैन और अ वेरी लॉयल मैन एंड अ वेरी ग्रेट इंडिविजुअल, अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आई डीपली एडमायर हिम एंड रिस्पेक्ट हिम। कॉन्ट्री टू पॉपुलर परसेप्शन, आई एम नॉट एन एथियस्ट। आई हैव टेस्टेड एथियज़म, काफ़ी मज़ा आया था कुछ सालों के लिए। फिर मुझे एहसास हो गया था बीच में कि यार मेरा तुम बहुत ही स्पिरिचुअल हो, तुम्हें यानी मैं तुम तंग हो रही हो, ये अल्ट्रा रैशनलिज्म इज़ नॉट फॉर यू। तुम्हें चाहिए होती है ज़रा सी ईसोटेरिसिज्म वगैरह। बट रिगार्डलेस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा शादी का कोई प्लान होने के लिए बंदा होना ज़रूरी है एंड आई एम सिंगल सो। अच्छा, तो आपका इमीडिएट कोई इस तरह का प्लान नहीं है आपके ऑडियंस के लिए, या कोई बताएं कि मेहरब का क्या प्लान है, कोई इसका? आई मीन इफ एनीबॉडी वांट्स टू प्रपोज यू आर मोर देन वेलकम टू, आई डोंट माइंड इट। मेरी कुछ शराइत हैं, लेकिन अच्छा, मुझे बकरियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे गोट फार्म बना के दे, 4-5 बकरियां दो, एक काली बकरी, एक ब्राउन बकरी, एक वाइट बकरी। पास्चर में रहना उसके बाद? नहीं, पास्चर मैं नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे बकरियां चाहिए, बेशक गाँव में हो लेकिन हो, और मज़े का सा गोट फार्म हो जहाँ अपने मैं दोस्तों को लेकर जा सकूँ और उनको दिखाऊंगा ये देखो मेरी गोट्स। और ये मेरी सबसे बड़ी डिमांड है। आई वॉन्ट अ मैन हु कैन बाई मी गोट्स। आई लव गोट्स, गोट्स आर सो क्यूट यार, बकरियों के बच्चे कितने प्यारे होते हैं। सो फार्म हाउस मुझे अच्छा लगता है। दैट आपको फिर नॉर्दर्न साइड मुझसे लंबा हो, एंड आई एम 5'10", सो एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके 6 फीट है? नहीं, मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 5'11". सूफिज्म पे जनरली आते हैं, तो वाओ, गोट फार्म और 5 फुट 11 इंच के मत से हम लोग आ रहे हैं सूफीज़्म। नहीं, वो इसीलिए आ रहे हैं ना आप इश्क मजाज के ऊपर। नहीं, आप मजाज के रास्ते के जरिए मेहरब आप बताएं, आप हक तक का रास्ता कैसे तलाश करेंगी, आप इसकी तरफ आना देखें। अब आप पास्चर में भी जा रही हैं, अब आपको गोट्स भी हैं, फॉर्म भी हो गया, तो आप नेचर के करीब जाएंगे। मैं जा रही हूँ। अब अच्छा, ये आपने देख आउटसाइड से डीप इनसाइड अप आ रही हैं, इसीलिए सूफिज्म की बात आ गई। मुझे एक मॉडर्न अर्बन आर्किटेक्ट, मुझे एक मॉडर्न सस्टेनेबल आर्किटेक्चर वाला घर भी चाहिए, और मैं ये नहीं कह रही कि वो बना के दे, अगर वो बना के दे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पैसे बच जाएंगे और मेरी ज़िंदगी से टेंशन उतर जाएगी। लेकिन मैंने छोटी सी डिमांड रखी है, गोट्स होनी चाहिए एंड लाइक गिफ्ट मी अ कार। देख लें बस, आपको इसी पे हम ऑफर करते हैं कि जीबी में हर एक के पास बकरियां भी हैं, गाय भी है, और पास्चर में भी है, और नेचर के करीब वहाँ पे हर बंदे के पास गाड़ी भी है, क्योंकि एनसीपी गाड़ी वहाँ सस्ती भी होती है, हर बंदे के पास 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भी हैं। मसल्स भी होने चाहिए। मसल्स भी होंगे, वो चूँकि काम शाम भी कहते हैं, तो बस मसल वाली है। नेचुरल मस्कुलेचर, नहीं जिम वाला। हाँ। अच्छा, दिस इज जस्ट मी बीइंग रैंडम एंड फनी। खुदा का वास्ता, मेरी क्लिप एडिट होकर निकल जाएगी मुझे पता है, और ये कल को इस्लामी जमीयत तलबा का मंशूर का नंबर 1 हिस्सा होगा, अब उनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो का, कि मेहरब ने ये बात कर दी है अली के पॉडकास्ट के ऊपर कि मुझे मसल्स वाला लड़का चाहिए। नहीं, आई एम नाइदर कंफर्मिंग नॉर डिनाइंग माई स्टेटमेंट। ये पेपर पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो एक ड्रामा क्रिएट होता है नेशनल टीवी पे, आपने वही बात कर दी है ना, आप उसको एक्सेप्ट करें ना आप डिनाई करिए। सूफिज्म पे वैसे लाइक हाउ डू यू सी इट, लाइक जो प्रैक्टिसेस, हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू प्रैक्टिस इट, और आई डोंट नो लाइक ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? यू आर इनटू सूफिज्म राइट? नो, जिस मौजू पे आपने सवाल पूछा और जिस तरह से आपने सवाल पूछा, ये कुछ मैच नहीं कर रहे आपस में। देखें भी बस, आपने एक बहुत नॉन टेक्निकल रूहानी चीज़ को एक बहुत सेकुलर तरीके से सवाल आपने उठाया, हाउ डू यू सी इट। तो सूफीज़म की अगर बात होगी तो फिर तो आंख ही मुख्तलिफ है। अगर आप मुझे देखने वाली आंख की बात करेंगे कि देखने वाली आंख से सूफीज़म को बयान करें, तो फिर तो मैं आपको बोल लूँगी कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी का एक और चेहरा, रिलीजन के मनी मेकिंग बिजनेस का एक और चेहरा। वक्फ बोर्ड की अपॉइंटमेंट्स आर ऑलवेज द मोस्ट सॉट आफ्टर अपॉइंटमेंट्स इन द पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी बिकॉज दे मेक द मोस्ट मनी। आपके जितने बड़े बड़े पीर बैठे हुए हैं, जो मुर्शिद बैठे हुए हैं, जो लीडर्स बैठे हुए हैं शाह महमूद कुरैशी की तरह के, आई होप यू और योर चिल्ड्रन, वन ऑफ देम इज़ इन द पार्लियामेंट राइट नाउ, आर वॉचिंग दिस, बट आपके पास वीडियोज़ हैं शाह महमूद कुरैशी की, कि लोग आते हैं, दुआएं करवाते हैं, उनके हाथ पे चुम्मी देते हैं, फिर उनको 5,000 का और 1,000 का नोट पकड़ा के जाते हैं, एंड दीज आर पुअर पेजेंट्स। हाउ डू यू जस्टिफाई इट? हाउ डू यू जस्टिफाई इट? Disgusting, utterly disgusting, deplorable.
कि आपने फ्यूडलिज्म को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उसको एक इस्लामिक लिबादा उड़ाया और आपने उसको पीरी फ़कीरी और मुर्शिदी के अंदर आपने उसको छुपा दिया एक तरीके से, और इसको अंडू करने की कोशिश की बहुत से लोगों ने, बिकॉज एंट्रेंच पावर है ना, ये एग्जैक्टली वही वाली चीज़ जो रोमन कैथोलिसिज्म ने की थी, जिसके जवाब पे प्रोटेस्टेंट्स खड़े हुए थे। सो वही वाली चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी, अगर मैं इसको टेक्निकल निगाह से अगर आप मुझे देखने की बात करें कि सूफीज़म प्रैक्टिस किस तरीके से होता है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर तो मेरा ये जवाब है। अगर आप मुझसे मेरे अंदर पूछते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इश्क मौला को या इश्क खुदा को तुम कैसे देखती हो, हकीकी इश्क को तुम कैसे देखती हो, या हक़ को तुम कैसे देखती हो, तो वो फिर एक मुख्तलिफ दास्तान और वो एक मुख्तलिफ डिस्कशन है। कैसे देखते हैं आप बताएं। वैसे हक़ की बात आपने की है, तो वैसे आप अपने अंदर कैसे देखते हैं उसको? आई मीन ना होना एन होना है वाली बात है, डुबोया मुझको होने नहीं, ना होता मैं तो क्या होता वाला कॉन्सेप्ट है। इट्स द ओपनिंग एट द क्लोज, इट्स द नॉन लिनियरिटी ऑफ टाइम, इट्स कि अगर आप ज़िंदा हैं और ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया के बाद आपने दोबारा ज़िंदा होना है, या आप ज़िंदा ही रहेंगे, आपकी रूह ज़िंदा ही रहेगी और इस दुनिया के अंदर आपका हिसाब हो जाएगा, तो आप तो ऑटोमेटिकली इममटीरियलिटी की तरफ आ चुके हैं, राइट? आप ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि ज़िंदगी की एक सिर्फ एक मटीरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, एक इममटीरियल एग्जिस्टेंस ज़रूर है, और इममटीरियल को मॉडर्न रैशनल अदवार के मुताबिक इंटेंजिबल कहा जाएगा। वो टेंजिबल नहीं है, वो हाथ नहीं आती, इस पर लेबॉर्ट्री का टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसके ऊपर नहीं कर सकते, आप 2 and 2 टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव डेटा लेकर टेलिंग नहीं कर सकते आप इसकी, यानी कि ये कहीं और है, ये फिनोमेना कहीं और है। ये कायनात के वजूद का, ख़ुद के वजूद का सवाल उठाना है, ये शऊर का सवाल उठाना है, ये इट्स द सिस्टम क्वेश्चनिंग इटसेल्फ कि अब आपका दिमाग बन चुका है और आपके पास शऊर आ चुका है, तो फिर ये मेरे पास शऊर क्यों है? क्या ये मुझे किसी आला मकसद के लिए दिया गया है? क्या मुझसे खुदा कोई मिशन पूरा करवाना चाहता है? क्या खुदा है? अगर वो है तो कौन है? मुझसे मिलता क्यों नहीं है? यहाँ पे इंसान की अना भी आ जाती है, क्योंकि जब इंसान कहता है कि मैं खुदा को समझता हूँ, तो इंसान अपने अना का ग़ुलाम है। ये उसकी अना है जो उससे जुमला अदा करवा रही है कि मैं खुदा को समझता हूँ, मैंने खुदा को पा लिया। तूने खुदा को नहीं पाया, तू झूठ बोल रहा है। तू ये समझ रहा है कि तूने खुदा को पाया, और तेरे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर तू ये नहीं समझेगा तो फिर तू ख़ुद को, अपने लिए, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी नीयत को जस्टिफाई किस तरीके से करेगा? तो तू अपनी जस्टिफिकेशन को आसान करने के लिए अपने आप से ये झूठ बोलता है, तूने नहीं पाया, तू क़यामत की रोज़ी मिलेगा, मुलाकात तेरी तभी होगी। मिला तो अपने सबसे करीबी महबूब से भी नहीं था, उससे बहुत से पर्दों के पीछे से मुलाकात हुई थी। सो इट इज़ दैट। मैं स्पिरिचुअलिज़म को ऐसे देखती हूँ कि एक नेवर एंडिंग जर्नी है। ये इस बात को समझना है कि खुदा के ऊपर, खुदावंद के ऊपर, पर्पज़ के ऊपर, मकसद के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी ज़िंदगी का हमेशा एक सवालिया निशान रहेगा, अगर के है तो। बहुत से लोगों का नहीं भी होता, वो बड़ी आम सी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो नहीं गुजारते, जिन चीज़ों पर सवालिया निशान उठाते हैं, फिर वो उनके पास एक ही रास्ता है जाने का, और वो रास्ता इज़ विद इन। जाएंगे तो फिर अंदर से ही होके जाएंगे, किसी और के ज़रिए आप होके नहीं जा सकते। दर्द को अगर समझना है तो अपने ही दर्द को देखना होगा, खुशी को समझना है तो अपनी ही खुशी को देखना होगा, कर्ब को देखना, महसूस करना है तो अपने ही कर्ब को देखना होगा, तो ख़ुद फिर अपनी ज़ात एक रास्ता बन जाती है, और उस रास्ते के ज़रिए आप इन बेशतर सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो जवाबात आपको मिलते नहीं हैं, और यहाँ पे फिर दरवेशी आती है। सो I don't think I've answered your question because there is no answer to this question. I enjoy Sufism. अगर आप डिविनिटी को अपने अंदर लोकेट कर सकते हैं ना, अगर आप ये कहते हैं कि जी कायनात का एक मुसव्विर है, तो फिर तो आप भी उसकी मुसव्विर ही हैं। इवन अभी जितनी भी सूफिज़म की बात करें, बाकी रिलीजन, अगर एक रिलीजियस जो चीज़ें सेंटिमेंट्स लोगों की आ रही हैं, या एक रिलीजियस जिस तरह एक अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, कंपेरिजन की बात करें तो मौलाना की मैं लास्ट टाइम भी देख रहा था कि जितने भी यूएस के अंदर है, वो मौलाना गुजरे हैं 20th-13th सेंचुरी में। आप ही को लाइक 800-900 साल बाद जाके यूएस के अंदर टॉप हॉट सेलिंग बुक्स मौलाना की हैं। तो सूफिज़म की तरफ लोग शायद बहुत ज़्यादा अभी डीप डाउन, आउटसाइड से डीप डाउन इनसाइड वाले एक ट्रेवल, शायद उनकी जर्नी अभी स्टार्ट हो गई। इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन ये वाले फैड्स हमेशा आते होते हैं। आज से 20 साल पहले योगा की तरफ आए थे सारे, और हिंदुज़म के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आए थे कुछ। तो ये तो गोरों का तो है ना, दे लिव इन अ वेरी मटेरियल वर्ल्ड, दे लिव इन अ हाईली कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी अटरली इनक्रेडिबली मॉडर्नाइज हो चुकी हुई है वहाँ पे, तो वो अपनी मटेरियल कंडीशन से, अब देखें ना, आपकी भी एक मटेरियल कंडीशन है और एक आपकी इमटेरियल कंडीशन है। मटेरियल कंडीशन
के लिए आपके पास तमाम साजो सामान मौजूद है, अपनी इमटीरियलिटी के लिए आपके पास कुछ भी अपने इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, तो आप कहीं पर तो तलाश करोगे, तो उसको तलाश करने के लिए फिर लोग यहाँ पर आते हैं, विच आई थिंक इज़ एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिज्म। हमारे बिहाफ पे भी हमें भी खड़े कर लेने चाहिए कैपिटलिस्ट सूफीज़, ताकि हम भी गोरों को यहाँ पे अट्रैक्ट करके बुला सकें, उनसे डॉलर चूसें और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाएं। आई मीन आई कैन बी टोटली क्रिमिनल एंड क्रूअल अबाउट इट टू इफ़ आई हैव टू थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो मुझे नहीं लगता कि लोग सूफीज़म की तरफ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कैपिटलिज्म की वजह से और मटीरियलिज्म की वजह से बहुत से लोग इमटीरियल की तरफ जाने की हमेशा कोशिश करते हैं और हमेशा करेंगे। सिद्धार्था भी अपना सब सारा कुछ छोड़ के तो पहाड़ों के अंदर चल बसा था। और फिर हमारे पास असलम अंसारी साहब ने खूबसूरत सी गौतम का आखिरी आवाज़ लिखी है, जिसमें वो अपने उस कंक्लूजन में पहुँचता है कि मेरे अजीज़ व तमाम दुख है, हयात दुख है, ममात दुख है, ये तमाम महूम कायनात दुख है। तो यानी कि वो फिर एक है कि फिर ये क्या है। वो अपने सवाल के ऊपर आप आते हो कि जो कुछ आपके पास है, जो मटीरियल पोजेशंस आपके पास हैं, जिसके ऊपर आपकी सक्सेस एज एन इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग लिंक्ड थी, और वो पाने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि नहीं, मैं अब भी अधूरा हूँ क्योंकि मेरी रूह प्यासी है, मेरी रूह को तलब है किसी चीज़ की, किसी एहसास की, किसी इल्म की, किसी वजदान की। तो फिर उस वजद की तलाश में आप निकलते हो दुनिया में। फिर आप इस सिक्योरिटाइज्ड सैनिटाइज्ड सैनिटी को छोड़ते हो पीछे और आप इंसैनिटी की तलाश में निकलते हो आगे, कि मुझे वो जुनून दे कि मेरी तशनगी बुझे। तो उस जुनून की तलाश में बहुत से लोग निकलते हैं, और अगर आज उनको वो अलीफ शफाक की किताबों के अंदर मिल रही है तो गुड फॉर देम, नो जजमेंट्स। आई जज वाइट पीपल अ लॉट, आई एम सॉरी। दैट्स राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम मेहरब। हम काफ़ी पॉइंट्स है, काफ़ी डिस्कशन के टॉपिक के, आई डोंट नो 6-8 से लेकर 10-12 टॉपिक्स के बीच समा के आखिर में सूफीज़म में इसको एंड करें। आपका टाइम लिया और आप आई स्पेशली, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अली।